आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर नीलम आंटी से। नीलम आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी का इनफाइनाइट शुक्राना और सबको जय गुरु जी एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का बहुत शुक्राना। और गुरु जी का तो मेरे लिए हर पल हर सांस मेरी हर चीज शुक्राना गुरु जी का, कि मैं तो इस ना चीज को गुरु जी ने अपने चरणों में लगाया, अपने पास बुलाया, अपने दर्शन दिए, इसका बहुत शुक्राना गुरु जी का। मेरे को 2000 के अंदर से, जब 2000 था तो पाल आंटी हैं, तो मेरे को तब वो बोलते थे कि गुरुजी के पास हम लोग जाना शुरू हुए हैं तो नीलम गुरुजी ना बहुत पावरफुल है और उनके पास चलो। तो वही था, मेरे हस्बैंड ने जैसे कह दिया था कि लाइक मैं नीलम किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा, तो हम लोग नहीं गए। बट 2004 में, हालांकि मैं पहले शेयर कर चुकी किस्सा, मेरा झगड़ा हुआ और मैं घर छोड़ के बच्चों को लेकर गुरुजी के पास चली गई और तब से गुरुजी ने हम लोगों को अपने से जोड़ रखा है। तो फिर 2004 से हम लोग जर्नी शुरू हुई। आज लगता है कि हमने वो 4 साल कितने वेस्ट किए। और शुक्राना गुरु जी का कि प्लीज आपने कम से कम हमें बुलाया। तो इस तरह से हम लोग गुरु जी के पास जाना शुरू हुए। और गुरु जी के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो डेफिनेटली गुरु जी ने सारा पूछा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, हर चीज मेरे से पूछी उन्होंने। और जब मैंने बताया कि मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ तो बीडीएस की उन्होंने फुल फॉर्म पूछी। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुना चुकी हूँ ये। तो मैंने बीडीएस की फुल फॉर्म पूछी और कैसे मुझे कहा कि बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दांता सर्वनाश। और मैं गुरुजी से कह रही थी नहीं गुरुजी इसकी ये नहीं होती है। बट खैर एनीवे, एक दिन मैंने गुरुजी से आशीर्वाद मांगा कि गुरुजी 32 दांतों का सही इलाज मैं कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। इस तरह से जिस सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए हम लोग गए थे, वो सिस्टर इन लॉ की शादी भी हो गई, अब उसकी डॉटर भी है। और गुरुजी ने उनको भी कहा था कि ऐश करो। तो सब गुरुजी की कृपा से हम लोग वाकई ऐश कर रहे हैं। और संगत जी बता दूं कि ऐश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत लेविशली खर्च करो या इस तरह से बहुत वो कुछ करो। ऐश का मतलब होता है कि लाइक आपको जो भगवान ने दिया है, जितना भी आपको दिया है, आप उसके अंदर संतुष्ट होके उस चीज के अंदर आप अपने उसी चीज को आप अपने मतलब एंजॉय करो। आप किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का कुछ नहीं करना। क्योंकि आई रिमेम्बर कि एक बार जब दिवाली की रात थी तो हम लोग गुरुजी के पास बैठे हुए थे। तो रात को सबको पता है गुरुजी रोक लेते थे कुछ संगत को, तो हम लोग भी लकी हैं इस बात के लिए कि हम लोग भी वहां पर बैठे हुए थे उस दिन। तो रात को फिर जैसे कड़ा प्रसाद आ रहा था, चाय प्रसाद आ रही थी, तो हम लोग वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो कुछ संग वैसे तो गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन संगत अगर रैंडमली गुरु से कुछ पूछ लिया करती थी तो गुरुजी कई बार आंसर कर देते थे उनका और बातें करते थे। बहुत जॉवियल नेचर के रहे गुरुजी और बहुत हंसाते भी थे हम लोगों को। तो किसी ने कुछ पूछा होगा तो गुरुजी ने उसका वो आंसर ये कर रहे थे कि गुरुजी कहते हैं कि मन चंगा ते सब चंगा। और किसी का घर छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन चंगा ते सब चंगा, अपना मन हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो यही मैसेज हमें ये है कि गुरुजी का कैरी फॉरवर्ड, वो जो लेगेसी है गुरुजी की, हम लोगों को वही कैरी फॉरवर्ड करनी है कि अपने अपना मन अच्छा रखना है, ताकि हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी के बारे में कुछ गलत ना बोलें। तो और जो गुरुजी ने हमें सीख सिखाई है और हमें वही टीचिंग्स पे गुरुजी के आगे चल रहे हैं। और गुरुजी जैसे मैंने बताया कि बहुत जॉवियल नेचर के होते थे। एक बार मुझे याद है कि जैसे ही जब मैं वहां पे गुरुजी के वहां मैं एम्पायर स्टेट में गई और माथा टेकने के लिए, जैसे मैंने माथा टेका तो एकदम से मुझे गुरुजी देख के कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं ले ये भी आ गई, ठीक है। वो एकदम से कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर यहाँ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और आई वॉज लाइक दिस कि भाई गुरुजी ने मुझे एकदम से बोला, फिर एकदम से गुरुजी ने फिर बोला कि तुम सारे के सारे, वहां पे जितनी संगत बैठी थी सबको ऐसे इशारे से बोला मेरे सामने, कहते तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर इधर आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो दैट वाज अनदर मैसेज कि भाई हम उस दिन शायद, क्योंकि जब मैंने जब सबको देखा तो सबकी नजरें नीचे थी, क्योंकि उस दिन शायद सारे डॉक्टर्स ही वहां बैठे हुए थे। सारे आई थिंक सब ऑल ओवर जब जगह के डॉक्टर्स वहां पर आए हुए थे। और शायद हम सब डॉक्टर्स के लिए मैसेज था कि भी ठीक है गुरुजी के पास जाना है, बट मरीजों का इलाज भी बहुत जरूरी है, हम लोगों को उनको देखना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही बहुत गुरुजी कभी हंसी मजाक भी बहुत करते थे। एक बार मुझे याद है कि अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको बहुत पेट में दर्द हो रहा था, तो और वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा ऐसा करो आज गुरुजी से पूछ लेना कि भाई मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, गुरुजी डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब गुरुजी मुझे क्या बोलेंगे, और वैसे भी ये बात अच्छी थोड़ी है गुरुजी से हम कुछ पूछें। मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं गुरुजी से इलाज पूछूं, क्योंकि हमें पता नहीं था गुरुजी मतलब क्या है, लेकिन फिर भी लगता था कि मैं जैसे बड़े हैं तो हम गुरुजी से हर बात शेयर करते थे कि ये बात ही बता दो गुरुजी को। तो लेकिन हस्बैंड कहा कि नहीं नीलम, मतलब मुझे लगता है कि बीइंग अ डॉक्टर मतलब मुझे ये पूछना नहीं चाहिए। और फिर भी मैं जबरदस्ती कर रही थी, नहीं आप गुरुजी से पूछो, गुरुजी से पूछो। तो हम लोग जब माथा टेकने गए गुरुजी को, तो हस्बैंड ने वही पूछा कि गुरुजी मेरे ना पेट में बहुत दर्द है। तो गुरुजी तो हंसते हुए कहते हैं खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है।
तो वही वर्डिंग्स मेरे हस्बैंड बाहर यूज कर रहे थे, वही एकदम से गुरुजी ने कहा कि खुद डॉक्टर इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो गुरुजी एकदम हंस पड़े। और फिर हम लोग ऑब्वियसली आगे भी गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो खैर वो डायग्नोसिस मेरे हस्बैंड की राइट प्रॉपर डायग्नोसिस बन गई थी, ट्रीटमेंट उनको ठीक मिल गया था। ऐसे ही गुरुजी का एक दिन क्या हुआ कि लाइक मेरे को, जब मैं गुरुजी की माथा टेकने जा रही थी एम्पायर स्टेट में, तो मैंने मन में सोचती जा रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे से सब कुछ तो पूछ लिया, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो मेरे से कभी ना पूछा हो, कि गुरुजी को वाकई सब कुछ पता है क्या। सॉरी गुरुजी, मैंने उस टाइम ऐसा सोचा, लेकिन इफ एंड बट्स तो हमारे रहे। और शायद वो गुरुजी ने हमारे पे पर्दा डाला था, इसलिए हम गुरुजी को पहचान ही नहीं पाई कि वो भगवान है। तो मैं एकदम ये माथा टेकने के लिए मैं जा रही हूँ और मन में यही मेरे विचार आ रहे हैं कि लाइक गुरुजी ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं मेरे बारे में, कभी कुछ तो बताया नहीं। और जैसे मैंने माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी मेरे को एकदम से कहते हैं कि अच्छा फिर तो ए दस तो मौलाना आजाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा, बड़े कैजुअली मतलब ऐसे करके ना, बट आई गॉट द आंसर कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। अब गुरुजी को कैसे पता कि मैं मौलाना आजाद से हूँ, कि सोचे कितने कॉलेज हैं, मैं कहीं से भी पढ़ के आ सकती थी, बट शायद वो गुरुजी ने मुझे आंसर करना था कि आई नो एवरीथिंग। तो संगत जी, गुरुजी जाने जान है, उनको सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके मन में क्या है। एक बार गुरुजी के बर्थडे पर हंसराज हंसी ने एक बहुत प्यारा एक गाना गाया था। गाना नहीं, मेरा कुछ था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक लाइंस मुझे बहुत आज तक बहुत दिल में बैठी हुई है कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। पीड़ मीन्स पीड़ा। तो जहां जिस पीर के आगे जब माथा टेकते हो ना आप, तो उस उनको सब कुछ पता है आपकी पीड़ा का, आपको कुछ भी उनको कहने की जरूरत नहीं है। और जो गुरुजी की बातें होती हैं, देखिए वो बिल्कुल कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर, तो गुरुजी ने बोल दिया सो बोल दिया। तो एक बार मैंने पहले शेयर किया था अपने बेटे के बारे में, तो उसमें एक मैं छोटी सी चीज बोल की थी, तो मैं वो चीज शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मेरे बेटे के स्कूल में बहुत प्रॉब्लम हुई बचपन से, और कुछ ना कुछ उसका लगा रहा था, कैसे गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी और कैसे वो इतना पढ़ाई में अच्छा हो गया कि जिस बच्चे के मार्क्स मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि ही गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 40, और सॉरी 1 मार्क्स। तो टीचर ने कहा था कि मैम 1 नंबर किसी का आता है क्या, कि मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि आप डॉक्टर हो और आपके बच्चे का 1 नंबर आ रहा है मैथ में, इसको मैथ का एम भी पता है। तो संगत जी बहुत बहुत मुझे भी हम लोगों को लगा कि लाइक बच्चे को मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती, लेकिन मैथ में कोई 1 नंबर आता है किसी का। तो कैसे हम लोगों ने, मैंने गुरुजी से बात करती थी, मैं गुरुजी के पास हमेशा ही पहुंच जाया करती थी, गुरुजी आज बेटे के स्कूल में ये हुआ है, आज बेटे के स्कूल में ये हुआ है। तो जैसे वो ना, इसका आफ्टरनून शिफ्ट स्कूल था, तो बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे आफ्टरनून शिफ्ट में जाते हुए शर्म आती है और वो बच्चे मुझे बहुत बुली करते हैं, तो आप ना प्लीज गुरुजी से पूछ लो, या कुछ मुझे नहीं पता, आप स्कूल चेंज करवाओ। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी इसका ना स्कूल चेंज करना है और ऐसे ऐसे स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं कि स्कूल चेंज नहीं होगा। आप, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया स्कूल चेंज नहीं होगा, तो स्कूल चेंज होने का मतलब नहीं। बेटा बहुत रोया, मम्मी अब दोबारा गुरुजी से पूछो, आप गुरुजी से इतना पूछ लो तो एक बार आप पूछ लो। मैं बेटा जब गुरुजी ने एक बार बोल दिया तो इसमें अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, वो गुरुजी ने एक बार मना कर दिया। तो ठीक है, स्कूल स्कूल वही रहा। तो इसका वो जो स्कूल था वो 10th स्टैंडर्ड तक था, मॉर्निंग शिफ्ट का, सॉरी आफ्टरनून शिफ्ट का। 11th 12th मॉर्निंग शिफ्ट में थी। तो जब ये 10th स्टैंडर्ड में आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मम्मी चलो अब तो मेरे को ना मॉर्निंग शिफ्ट मतलब स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, तो आप ना मतलब ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो लेकिन ना मेरे को ना आप जो ये मेरे जो टीचर्स है ना, उनसे प्लीज बात कर लेना कि अगर मैं किसी और स्कूल में हो जाऊं, क्योंकि मॉर्निंग में तो अब हो गया ना, मेरा ये स्कूल तो हो गया ना। अब मेरे दिमाग में वही बात बैठी थी कि गुरुजी ने कहा था स्कूल चेंज नहीं होगा, ये कह रहा है कि मैं 10th के बाद स्कूल चेंज कर दूं, क्योंकि ये तो देखा जाए ये स्कूल तो 10th तक ही है ना। तो खैर अब देखो गुरुजी अपना कैसे कराते हैं। तो इन बिटवीन तभी थोड़े दिन के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो स्कूल है 10th से ये अपडेट हो गया है 12th स्टैंडर्ड तक। और अगेन फिर वो रोने लगा कि मम्मी तो स्कूल अपडेट हो गया, और वही सेम आफ्टरनून शिफ्ट में। शायद मेरे बेटे के लिए वो आफ्टरनून शिफ्ट ठीक था या हम लोगों के लिए ठीक था, वो गुरुजी जानते हैं। तो ये बहुत रोया कि मम्मी प्लीज मेरे को सलमान पब्लिक स्कूल के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आप ये चीज कर दो, लेकिन मेरे को मैं वहां पे नहीं कर पाऊंगा। तो खैर एनीवे मैंने कहा देख बेटा, गुरुजी ने अगर कुछ करा है, स्कूल अपडेट हो जाता है तेरे आने पर, और तो डेफिनेटली स्कूल वो नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी की बोली हुई बात स्कूल चेंज नहीं होगा। फिर गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी बात हुई थी। और सोचिए जैसे मेरा बेटा स्कूल से निकलता है, लाइक 12th पास कर लेता है, तो वापिस वो जो स्कूल है वो फिर 10th स्टैंडर्ड तक हो जाता है। तो सोचिए गुरुजी ने उस टाइम बोला था, कैसे वो जो 2 साल मेरा बेटा स्कूल में रहा, वो उसी के लिए स्कूल अपडेट हुआ और वापिस वो अब 10th स्टैंडर्ड तक हो गया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी अपडेट नहीं हुआ। तो गुरुजी देखिए कैसे आपकी चीजें चेंज कर देते हैं कि लाइक कब गुरुजी ने कहा था और कैसे वो चीजें हो गई। ऐसे ही संगत जी, जब मेरा बेटा कॉलेज में आया तो वही था कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। उसको मैंने यही बोला कि आपके बेटा मार्क्स तो फिर अच्छे आने चाहिए थे, और तो गुरुजी की कृपा से इसके मार्क्स अच्छे आ गए थे।
ही गॉट डिस्टिंक्शन इन 4 सब्जेक्ट। एक में आई थिंक उसके 92% थे और काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन फिर भी वो उतना अप टू द मार्क नहीं थे कि लाइक आपको पता है कि 100% कट ऑफ लिस्ट चली जाती है। तो इसका बहुत मन था कि एसआरसीसी के अंदर हो जाए या रामजस कॉलेज में या वो भी बेस्ट कॉलेज में इसका हो जाए। तो एसआरसीसी में भी देखिए चांसेस हमें बने, लेकिन एसआरसीसी में इसका नहीं हो पाया। और वो शायद अच्छा हुआ क्योंकि इसके वो जो स्कूल मेट्स थे, जो जब ये 1 साल रह गया था, तो क्योंकि पहले एक बार मेरा बेटा डिटेन भी हो चुका है, तो मैंने पहले शेयर किया था, तो कैसे बहुत उसको बहुत अजीब लगता था कि इन लोगों के साथ को मैं कैसे फेस करूंगा। तो वो टॉपर बच्चे एसआरसीसी में थे, तो शायद वो गुरुजी ने नहीं होने दिया, क्योंकि आई थिंक 2 या 3 मार्क्स के पीछे ये रह गया था एसआरसीसी में। बट रामजस कॉलेज में जब इसका इसका मन था कि रामजस कॉलेज में इसका हो जाए, बट वहां भी बड़ा मुश्किल था। बट आप बिलीव नहीं संगत जी कि उस वक्त जब हम लोग इसके फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इनफेक्ट जान पहचान निकाली थी वहां के जो वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आपको किसी का नाम दे रहा हूँ, आप उनसे जाके बात कर लेना। तो हॉल मेरे हस्बैंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि आप किसी की जान पहचान निकाल के या सिफारिश से बच्चे का पढ़ाई करवाओ या कुछ करो। उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। तो मैंने कहा नहीं, आप प्लीज, बच्चे का सवाल है, कोई बात नहीं, वो हम मेरे आगे और बच्चे के आगे थोड़ा सा वो हो गए कि ठीक है, मैं कुछ नहीं जाऊंगा, खुद नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने बात करनी है कर लो, मैं इनका नाम बता देता हूँ। तो ठीक है, कोई एक गुप्ता जी थे, कोई प्रोफेसर थे, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे नाम याद नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ स्कूल सॉरी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जब गई रामजस कॉलेज में, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे टीचर हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो हमें पता नहीं कौन है कि नहीं, लेकिन मैम आपको क्या काम है, आप बताइए। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे अपने बेटे का एडमिशन के लिए मैं आई थी, किसी ने बोला था एक्चुअली। तो सोची जो जान पहचान थी वो भी हमारी वेस्ट गई, क्योंकि वो तो थे ही नहीं वहां पर। तो मैं बस गुरुजी को याद करूँ कि गुरुजी कैसे करें, देखो प्लीज, बेटे का बहुत मन है और आप, लेकिन गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ। उस टाइम गुरुजी ने मेरे डे 1 मेरे से पूछा था, तो होर दस तेनू की चाहिए है, और गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार मेरे से पूछा था, तो होर दस तेनू की चाहिए है। तो मैंने डे 1 ही से ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था। तो उस दिन भी मैंने कुछ कहा, बस गुरुजी प्लीज आप देख लेना, जो बेस्ट हो इसके लिए वो करना, क्योंकि गुरुजी को पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो मैं वहां पर खड़ी थी, तो एकदम से वो एक टीचर आए, कहते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं क्या? अब आपको ये सबको पता है कि लाइक ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं देने के लिए किसी भी कॉलेज में। तो मेरे पास खाली 12th का एक फोटो कॉपी पड़ी थी बाई चांस। मेरा सर मेरे पास खाली यही पड़ा है, और वो ना दूसरे कॉलेज में हम लोग एडमिशन का सोच रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं खालसा में शायद हो रहा है, और सर्टिफिकेट तो कहीं और पड़े एक्चुअली। तो कहते ठीक है, आपके पास वही है तो आप वो दे दो। तो कहते हैं ठीक है, आप ऐसे एक काम करो, आप ना नीचे जाओ और ना ये पर्ची जमा करा कर आ जाओ। अब वो पर्ची जमा करा के आ जाओ, तो मैंने इनको तो वो थी एक्चुअली एंटी रैगिंग के ऊपर, तो एंटी रैगिंग का सारा वहीं पे वो कर रहे थे। तो मैं नीचे जाती हूँ, तो मैं वहां पे गई, उनको मैंने बोला कि लाइक ये उन्होंने स्लिप जमा कराने के लिए बोली है। तो कहते ठीक है, आप ना अपने बेटे का नाम लिख दो और कॉलेज का नाम लिख दो। तो कॉलेज का नाम तो नहीं लिखा, क्योंकि हम तो वही कॉलेज में, तो मैंने खाली बेटे का नाम जो था उस पर लिख के उनको दे दिया। कहते ठीक है, आपका नाम आएगा तो आप आ जाना और पैसे जमा करा देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब जैसे ही वो बेटे का नाम आता है, मैं तो वहीं खड़ी हुई थी, जैसे ही उन्होंने पर्ची उठाई और जैसे ही उन्होंने नाम लिया, तो वो मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो गुरुजी का ओरिजिनल नाम है वो नाम लिया कि ये कौन है यहाँ पर। और मैं देख के एकदम से गुरुजी का नाम आते, मैंने कहा क्या बोल रही हूँ, ये नाम तो, ये नाम है एक्चुअली, मेरे बेटे का नाम मृणाल है। तो मृणाल सिंह। तो सोचिए कि वो शायद गुरुजी के नाम के अंदर ही मेरे बेटे का नाम छुपा हुआ है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और सोचिए कि उनको मृणाल नाम नजर नहीं आया, उनको गुरुजी का नाम नजर आया। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, जहां भी सर्टिफिकेट पढ़े अभी इस कॉलेज में ले आओ। कहते क्यों, क्या बात हो गई है नीलम, ये ना हो कि हम दूसरे कॉलेज से भी जाएं, सर्टिफिकेट किसी ने बोला है तुम्हें? मैं कहा मुझे नहीं बोला किसी ने भी, बस कुछ ऐसी बात हुई है कि आप आ जाओ, सर्टिफिकेट निकलवा के एडमिशन इसका यहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। और एंड बिलीव मी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं रामदास कॉलेज में कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बस मैं बाद में बताऊंगी सब कुछ, अब ले आओ बस सर्टिफिकेट सारा यहीं ले आओ। सोचिए सर्टिफिकेट्स वहां पर आ गए, और जो बंदा हमें वहाँ प्रिंसिपल से नहीं मिलने दे रहा था, वहां के प्रिंसिपल ने समहाउ देखा कि हमें बुलाया कि आप यहाँ पे कैसे खड़े हो। तो सोचिए जो बंदा हमें वहां मिलने के लिए मना कर रहा था, उसी बंदे ने हमारा सारा काम कराया। अंदर पूरा टीम बैठी हुई थी, सारा हमारा काम करा। मैं एडमिशन करा के, सोचिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, फाइल अंदर जाती है, सारा एडमिशन हो जाता है। और मैं बहुत हैरान थी कि एडमिशन हो कैसे गया, और जिसका हमें नाम लिया गया था वो बंदा बाद में निकल कर आता है, एंड ही डिमांडेड मनी फॉर दैट थिंग। क्योंकि हस्बैंड ने कहा ना मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा, मैं सिफारिश भी नहीं लगाऊंगा, अपने आप होता है तो ठीक है। तो लेकिन बाद में मैंने एक बार जरूर उनके कॉलेज में जाके पूछी कि मुझे सिर्फ इतना आप बता दो कि एडमिशन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए बच्चे और भी खड़े थे वहां पर,
इसका इतनी आसानी से एडमिशन हो जाना और उस मार्क्स में हो जाना, क्योंकि उससे ज्यादा के मार्क्स बच्चे वहां पे खड़े थे। तो सोचिए संगत जी, गुरु जी अब जब करना चाहें तो कैसे काम करते हैं। कि तो उन्होंने कहा कि मैम एक्चुअली हुआ ये था उस वक्त कि हमें नहीं पता ये चीज कैसे हुई है कि जिस वक्त आप आपके बेटे की फाइल मूव हो रही थी और अंदर सब कुछ किया जा रहा था फॉर आई थिंक हाफ एन आवर फॉर मे बी एन आवर, कि कट ऑफ लिस्ट जो आती है वो एक थोड़ा सा नीचे आ जाती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे अवेलेबल नहीं थे वहां पे। तो जो कट ऑफ लिस्ट आई है वो उतनी आई है जो आपके बेटे के नंबर थे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी की, देखिए सोचिए कैसे गुरुजी ने वो कट ऑफ लिस्ट नीचे कर दी और मेरे बेटे का रामदास कॉलेज में एडमिशन हो गया इन द बीकॉम ऑनर्स, जो कि इजी नहीं होता। तो इस तरह से देखिए गुरुजी हमारे, बस क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी से प्रे कर रही थी और गुरुजी का वो नाम आ जाना तो खैर वो था। ऐसे संगत जी हम मुझे दौड़ की आई थिंक 2008 और 2009 और 10 तक तो इट वाज वेरी सीवियर एक्चुअली। और मेरे ना गॉल ब्लैडर के अंदर के साथ जो कॉमन बाइल डक्ट होती है दैट इज अ डायलेटेड, और आगे जाके इसमें स्ट्रिक्चर है। स्ट्रिक्चर्स मीन कि जैसे वो कोई चीज सिकुड़ जाती है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन। और उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उस कॉमन बाइल डक्ट को आप कट करेंगे और जो डायरेक्ट पोर्शन है जहां से कॉमन बाइल डक्ट शुरू होती है, क्योंकि वो तो आपकी कट हो गई, वो डायरेक्ट आप इंटेस्टाइन से अटैच कर देंगे जब आप गॉल ब्लैडर निकाल लेंगे। तो इट्स अ वेरी दिस कंडीशन की लाइक उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इट्स अ वेरी फेटल, क्योंकि जब हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे फ्रॉम द गंगाराम हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने मुझे एक ही बात बोली कि आप, हस्बैंड ने पूछा कि कितना रिस्क फैक्टर है इनकी लाइफ के लिए। उन्होंने कहा सर रिस्क इतना ही है जितना सड़क क्रॉस करने में है। तो आप भी जानते हैं कि सड़क क्रॉस करने में आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, सड़क क्रॉस करने में कुछ भी हो जाता है। तो दैट वाज एन इंडिकेशन क्लियरली कि मेरी लाइफ को खतरा है। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी प्लीज बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं कैसे करूं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कहा कि मुझे ना गुरुजी के पास पहले मतलब जाना है, लाइक गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया था तब, इट वाज अराउंड 2009 एंड 10। तो हम लोग अंपायर स्टेट गए। तो अंपायर स्टेट तो नॉर्मली ऐसे खोलते नहीं थे, बट मेरे को मन में था, मैं कहा गुरुजी आज अगर मुझे अंदर एंट्री मिल जाती है तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो, आप प्लीज मुझे बताओ। क्योंकि इस टाइम हम लोग बहुत शैटर्ड हो गए थे जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था कि गुरुजी आप हो भी या नहीं हो हमारे साथ। क्योंकि हम लोग बहुत लगता था ना कि गुरुजी को हम देखते नहीं थे, तो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके थे हम गुरुजी पे। छोटी छोटी बातें मैं गुरुजी से जाके पूछती थी, तो मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई थी गुरुजी पर। बट उसके बाद हम लोग कहाँ जाएं। तो जब अंपायर सेट गए तो अम्मा जी ने समहाउ, वो हमेशा पहचानते होंगे, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कि मैंने कहा अम्मा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं थोड़ा सा बहुत परेशान हूँ। कहते नहीं नहीं आप अंदर आओ, माथा टेको। और उन्होंने वहां पे हमें आई थिंक कोई संगत आए थे, उन्होंने शायद वो मिठाई प्रसाद छोड़ा था हम लोगों को, वो दिया। और मेरे को सब कुछ, मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। मुझे 5 इंजेक्शन लगते थे एक टाइम के अंदर मेरे को, और मैं तब जाके ठीक होती थी। मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराया जाता था, ड्रिप चढ़ती थी। तो बहुत बुरी मेरी कंडीशन थी। मैं एम्पायर स्टेट गई तो इंडिकेशन मिल चुके थे गुरुजी आप मेरे साथ हो। मैं बहुत रोई, बहुत रोई कि गुरुजी प्लीज मेरे अंग संग रहना, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम लोगों को ऑब्वियसली हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड में हमारे जूनियर सीनियर सब फैले हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कोई मतलब डॉक्टर्स नहीं छोड़ा था जो इससे रिलेटेड हो, कि भाई ये कंडीशन है। और हर किसी का ओपिनियन अलग था, हर किसी का ओपिनियन अलग था। मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है, प्लीज हेल्प मी। तो उसके बाद भी हम लोग फिर खैरियानी पे हम लोगों को प्रसाद मिला और हम लोग अंपायर स्टेट से आ गए। तो फिर उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम सारे डॉक्टर्स के पास तो जा चुके हैं, हम लोगों को कहीं प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा है, तो व्हाट टू डू नाउ। तो उन्होंने कहा मेरे एक जानने वाले डॉक्टर हैं, इज इन एक्शन बालाजी, मैंने कहा वहां चलते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उनके पास गए। तो मैं जब उनके पास जा रही थी एक्शन बालाजी में, और जब मैं कमरे से बाहर थी, उन्होंने बुलाया कि आप अंदर आ जाओ। तो मैं ना बिल्कुल शैटर्ड हो चुकी थी कि गुरुजी इतनी मोटी मेरी फाइल बन चुकी है, कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज गुरुजी अब आप आ जाओ, प्लीज गुरुजी आप आ जाओ। और जैसे ही वो डॉक्टर मुझे बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो फाइल खुलती है मेरी और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन ना बहुत मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी। तो इतनी देर में गुरुजी डॉक्टर जो है वो साइन करते हैं और स्टैंप लगाते हैं, और बस मेरी ना फाइल के ऊपर ही नजर है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस संगत जी मुझे बस ये दिखाई देता है कि जो स्टैंप लगी है वो स्टैंप लगी है जो हमारे गुरुजी का नाम है, क्योंकि वो डॉक्टर का नाम वो नाम था जो हमारे गुरुजी का नाम है। और संगत जी सोचिए मैं क्यों कह रही हूँ गुरुजी अब आप आ जाओ, आप आ जाओ। सोचिए कैसे गुरुजी ने स्टैंप लगा दिया कि देख मैं आ गया। तो ये मेरे लिए एक था कि लाइक गुरुजी मेरे साथ हैं, और उन्होंने पहले इंडिकेशन एम्पायर स्टेट बुला के मुझे इंडिकेशन दे दिया था। उसके बाद सोचिए कि कैसे हमारे गुरुजी हर तरह से हमें काउंटर कंफर्म करते हैं कि बाई चांस नहीं हुआ कि इनका नाम ऐसा ही है कि देख हम मैं, और वो भी कैसे बताते हैं कि वो भगवान शिव कैसे हैं।
तो डॉक्टर चौबे हैं, तो मैं उनके पास हम लोगों को जाना था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर चौबे के पास आप चले जाओ। मैं वहां पे गई और मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने एक दिन पहले दिखा दिया था कि एक कोई जगह है वहां, वो ऊपर बैठे हुए हैं और मेरे को गुरुजी कह रहे हैं तू मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई है। और उससे हमारा ना डीएलएफ फेज 3 में घर भी बन रहा था। तो हस्बैंड ये कह रहे थे कि हम टाइल्स लगवा लेंगे, अभी पत्थर लगवाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा जो मर्जी कर लेना, लेकिन मेरा बहुत मन है कि पत्थर लगवाओ। फिर एनीवेज, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरे को रात को ड्रीम आता है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि छोटी सी जगह है, सीढ़ियां ऊपर चढ़ के गुरुजी बैठे हुए हैं, पत्थर लगवाई पत्थर, नहीं सॉरी मार्बल लगवाई मार्बल। तो मैंने सुबह उठ के कहा, मैंने कहा गुरुजी ने तो कहा है मार्बल लगवाना है, तो टाइल्स नहीं लगेंगी, आप प्लीज मार्बल लगवाना। लेकिन गुरुजी ने मुझे, मैं गुरुजी से अपना लाइक अपने स्टोन्स की बात कर रही हूँ, गुरुजी मार्बल की बात कर रहे हैं। तो खैर एनीवे मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर चौबे के पास, एंड बिलीव में संगत जी, मैं उनके पास कभी नहीं गई थी, मैंने उनका क्लिनिक कभी नहीं देखा था। व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वही क्लिनिक था, वही सीढ़ियां थी, वही जगह थी जो गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले ड्रीम में दिखा दिया था। तो वो गुरुजी का इंडिकेशन था कि देख मैं तेरे को राइट जगह पे भेज रहा हूँ। अब मैं वहां जाती हूँ, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, और जब हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत गुजर रहे थे, क्योंकि मैं क्लिनिक उस तरह से ठीक चला नहीं पा रही थी, और ऑब्वियसली जब आप एक काम नहीं कर पाते तो बजट आपका गड़बड़ हो जाता है, प्लस हमारा घर भी बनना शुरू हो गया था। तो लेकिन सब्जी डॉक्टर्स ने, हमारे किसी ने कोई फीस नहीं ली कि बीइंग अ डॉक्टर नहीं हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, ये सब गुरुजी का ही किया हुआ था। और उसके बाद मैं जब वहां पे, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि देखिए मैं आपका गॉल ब्लैडर तो मैं निकाल दूंगा, मेरी मैं ऑपरेट कर दूंगा, लेकिन आपको जो दूसरी आपकी प्रॉब्लम होगी ना कॉमन बाइल डक्ट की, ये आपको तो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मैंने कहा नॉट अगेन, मतलब फिर एक और डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की हम लोग आपके पास आ तो गए, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं आप प्लीज आप उनके पास जाइए, गंगाराम एक डॉक्टर है और उनके पास आप जाइए। ठीक ठीक है, हम लोग वहां गए, और जब उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने भी हमसे कोई चार्ज नहीं किया। और जब उन्होंने स्टैंप लगाई तो बिलीव में संगत जी, सोचिए कि मैं बहुत हैरान थी कि एक जगह, सोचिए एक स्टैंप पे एक गुरुजी का नाम लिखा हुआ है, और दूसरा जो स्टैंप लगती है मेरे पेपर्स पे वो लगती है डॉक्टर नंदी की। तो मैं तो बस, आप समझ गई थी, मैंने कहा नहीं भगवान शिव आ गए, गुरुजी हमारे आ गए, और नंदी जी की स्टैंप लग गई है, डॉक्टर नंदी, क्योंकि ये नाम बहुत कोई कॉमन नाम नहीं है। और इस तरह से मेरा ये हुआ। फिर उन्होंने कहा कि लाइक आपका जो ऑपरेशन होगा गंगाराम में होगा, तो आपको यहाँ पे आपका रिम्बर्स नहीं हो पाएगा, आपको इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा। तो वही बात आ जाती है मेरे हस्बैंड, मेरे को झूठ नहीं बोलना कि मैं झूठ बोल के इमरजेंसी में तेरे को लेकर आऊं, इस तरह से करूं। तो डॉक्टर्स ने कहा देखिए फिर आपको अपना पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, और वही था कि चलो हस्बैंड ने पैसे अरेंज किए कि लाइक पता नहीं कितना जरूरत पड़ जाए, कि तेरी लाइफ बहुत जरूरी है। बट वो गुरुजी काम करने वाले होते हैं ना, इन बिटवीन डॉक्टर चौबे की ट्रांसफर हो जाती है मैक्स साकेत में, जो कि हमारे सीजीएचएस से उसके अंदर आता है। तो सोचिए कैसे ऑलमोस्ट मेरा आई थिंक उस टाइम 95,000 का था, मेरे को पूरा वीआईपी रूम मिला, और कैसे मेरा 95 पैसे भी हमारे खर्च नहीं हुए, सारा ऑन पेपर सब कुछ गुरुजी ने मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ट हॉस्पिटल में मेरा करवाया। और मैं देखिए आज भी, अच्छा वो जो डॉक्टर नंदी है उन्होंने मुझे कहा कि लाइक वो जो अभी कॉमन बाइल डक्ट है, आप दिस इज अ मेगा सीबीडी, आप इसको डॉक्टर साहब छोड़ दो, इसका कोई ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि वो ऑपरेशन कराने के बाद इनका कुछ भी इट्स अ फेटल, तो आप इनको छोड़ दो, जब कुछ प्रॉब्लम होगी तब की तब देखी जाएगी। तो क्योंकि आप डॉक्टर नंदी कह रहे हैं, गुरुजी का नाम आ गया, तो मुझे लगा कि नहीं। और संगत जी आज मैं गुरुजी की कृपा से गॉल ब्लैडर निकलने के बाद में बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वो प्रॉब्लम आज भी पड़ी है, बस मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, और आई थिंक वो भी गुरुजी ठीक करेंगे। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को हर बार, मेरे को मेरे हमेशा अंग संग मतलब रहते हैं, और हमारे नहीं, वो आई थिंक वो हर किसी के साथ ही है, वो मेरे साथ नहीं हर किसी के साथ ही है। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार नहीं, और गुरुजी ने कितनी बार आई थिंक लाइफ दी, और मेरे को नहीं बहुत लोगों को दी है। एक बार मुझे याद है कि मैं एक बार अपने कुछ किसी बात से बहुत डिस्टर्ब थी, तो हमें कहीं गुरुजी के सत्संग पर जाना था। तो मैं वो बहुत, जिस बात से भी मैं स्ट्रेस आउट थी, तो आई वाज जस्ट क्रॉसिंग द रोड। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो मेरा असिस्टेंट मेरे साथ में था, तो उसने रोड क्रॉस कर ली, बट मैं नहीं कर पाई रोड क्रॉस। तो बस मैंने को पता नहीं कुछ जो भी मेरे को स्ट्रेस था उस वक्त, आई जस्ट कांट टेल दैट थिंग। तो मैं वो सोचते सोचते जा रही हूँ, सड़क क्रॉस कर रही हूँ, और मेरे जब मैंने सड़क क्रॉस मतलब कर रही थी, तो अचानक मैंने अपने राइट हैंड में देखा कि बड़ी तेजी से कार आ रही थी, बहुत तेजी से। और बस मुझे एकदम से लगा बस मैं आज गई, और मुझे सिर्फ, मेरे से गुरुजी पूरा बोला भी नहीं होगा, सिर्फ एकदम गुरुजी का ध्यान आया बस मुझे। और वो पता नहीं कैसे, इट वाज ए नैरो एस्केप। और मेरा असिस्टेंट देख रहा है वहां, मतलब सब देख रहे थे, और उसने कहा कि मैम मुझे तो आज लगा कि आप गए, और पता नहीं उसने कैसे वो गाड़ी कैसे मतलब बिल्कुल मेरे पास से निकाली। शायद वो मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही थी, एकदम गुरुजी का ध्यान आया,
तो बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे इस टाइम लाइफ देने का। और ऐसे ही मेरे को गुरुजी ने पहले भी जैसे मैंने बताया कि कैसे मेरे प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम आ गए थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट है। उस टाइम में डॉक्टर आते हैं, कैसे मुझसे बोलते हैं कि लाइक बोलो जय गुरु जी, आप हो गए बिल्कुल ठीक। एंड आई सेड जय गुरु जी। तो और देखिए संगत जी, उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि मैं आज आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर पल शुक्राना। ऐसे ही एक बार जब मैं गुरु जी के पास हम लोग जाया करते थे, तो गुरु जी ना बहुत जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का हमारा बहुत ध्यान रखते थे कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मतलब गुरु जी का हर चीज वो रखते थे कि। और गुरुजी ने कभी हमको वहम में नहीं किया, मतलब गुरुजी का इतना केयरिंग नेचर होता था। देखिए हर जो हम संगत जो गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे कभी वैसे नमस्ते नहीं बोला, ना मैंने गुरुजी को बोला। कि गुरुजी ने, आपने देखा होगा कितनी वीडियोस में देखा होगा, गुरुजी हर किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते का जवाब देते थे और नमस्ते करते थे। तो मुझे जैसे बहुत सीख मिली गुरुजी से। मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी कि गुरुजी सबको कैसे हाथ जोड़ रहे हैं और गुरुजी नमस्ते का जवाब दे रहे हैं इनसे। और उससे हमें क्या होता है कि नीवापन सिखाया गुरुजी ने कि जो भी आपके सामने आ रहा है, जब वो रब आपको इतना आपके सामने, वो आपको हाथ जोड़ के आपको जवाब दे रहे हैं, तो हम लोगों भी हर किसी को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब आपको कोई नमस्ते बोल रहा है तो एटलीस्ट आप भी उसका जवाब दो। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग कई बार बड़े बड़े 5 स्टार्स में जाते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं, तो गार्ड वगैरह खड़े होते हैं या कहीं भी ऐसे जाते हो, तो आप ठीक है, आई थिंक कई लोगों को मैंने देखा है वो दे डोंट इवन लुक एट देम, कि भाई एकदम सीधा निकल जाते हैं। आप देखिए वो आप, अगर आपको जब रब आपको वो कर सकते हैं, तो प्लीज उतना नीवापन आप रखिए। कोई मंदिर का सेवादार हो, कोई कहीं का भी हो, इनफैक्ट कोई भी अगर आपको हाथ जो मतलब आपको विश कर रहा है, तो प्लीज उसका आप जरूर रिवर्ट करिए। ये हमें गुरुजी की टीचिंग्स हमें आगे करनी है और हमें सीखना भी चाहिए। और देखिए जब गुरुजी कहते हैं ना कि लाइक हमें नीवापन, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत बहुत डाउन टू अर्थ आप करिए, क्योंकि जब हमारे गुरुजी ने, जब हमारे गुरुजी थे डाउन टू अर्थ थे, तो हम लोग कौन होते हैं कि हम अपना बहुत दिखावा करें या हम लोग वो चीजें करें। फिर हमें नेक्स्ट गुरुजी ने हमें कोई भी वहम नहीं सिखाया, कोई किसी चीज में कोई वहम मत करो। जैसे आई रिमेम्बर कि एक बार जब हम लोग वहां जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो नवरात्रि चल रहे थे और मेरे मन में ना बड़ा विचार आता था कि लाइक प्याज नहीं खानी है। प्याज खानी जरूरी होती है क्या? तो क्योंकि जब मैं फास्ट रखती थी, तो घर में होता था कि फास्ट रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को भी मैं जीरा छौंक वाला कुछ खाना दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चे कहते थे मम्मी आप प्याज डाला करो, ऑब्वियसली एक अच्छा लगता था उनको। तो मन में नहीं, आपने बिना प्याज के खाना है, ऐसे खाना है। तो फिर मेरे मन में आया, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, मैंने कहा आज मैं गुरुजी से पूछूंगी गुरुजी प्याज खा सकते हैं नहीं खा सकते, क्योंकि हर बार ये साल में 2 बार ये हमेशा ये चीज होती है 9 डेज के लिए। तो सोचिए गुरुजी कैसे आंसर करते हैं। तो जब हम लोग जब अभी मैंने गुरुजी से कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हम लोग जब गुरुजी से कुछ भी बातें करते थे, वो बात करते थे आफ्टर लंगर, जब हम लोग आज्ञा लेने जाते थे गुरुजी से। पहले हम लोग मतलब हाथ धोते थे, हाथ धोने के बाद आते थे और फिर लाइन में लगते थे, फिर गुरुजी से आज्ञा लेते थे। और आज्ञा लेते वक्त अगर हमें कुछ पूछना है, और वो भी अगर गुरुजी ने कुछ बात करनी है, नहीं तो कई बार वो दूर से ही इशारा कर देते कि वहीं से आज्ञा, दूर से आज्ञा। तो ये रूट नहीं रहता था। तो मैंने कहा चलो लंगर करने के बाद मैं गुरुजी से आज पूछूंगी गुरुजी कि हम लोग प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी जाने जाने वो सब जानते हैं कि आप मन में आज क्या क्वेश्चन आप लेकर आए हो। तो जैसे ही लंगर प्रसाद आता है, तो हम लोग वहीं गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे की तरफ मैं बैठी हुई थी। तो सोचिए संगत जी, नवरात्रि का टाइम है और जब लंगर प्रसाद आता है, तो सोचिए उसमें पहली बार मुझे, उससे पहले कभी नहीं हुआ और उसके बाद में साथ ये चीज कभी नहीं हुई कि उस दिन नॉर्मली चटनी होती थी, 2 चपाती होते थे सबके लिए, एक दाल होती थी और एक सूखी सब्जी होती थी। सिंपल होता था कि बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं होता था। लेकिन उस दिन पहली बार था कि उस दिन प्याज का प्रसाद था उस दिन। और आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी, और लाइक जैसे जवाब दे रहे हो कि मिल गया जवाब। तो सोचिए कि उस दिन अगर नवरात्रि में मेरे को अंपायर से प्याज खाने को मिल गया, तो गुरुजी ने आंसर कर दिया कि प्याज व्याज सब खा लो, कोई वहम मत करो, इन वहमों में कुछ नहीं रखा। ऐसे गुरुजी ने मेरा एक और वहम किया कि जैसे दिवाली की जब रात थी, तो मैंने उस दिन ब्लैक कलर का कुछ पहना था, ड्रेस पहना था, मुझे बहुत पसंद है वो ड्रेस। लेकिन ब्लैक कलर का जैसे मेरी मदर इन लॉ पहनने नहीं देती कि नहीं फंक्शन वाले दिन ना ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं ना गोल्डन और ब्लैक कलर पहन के चली गई। तो और मन में पूरा विचार था कि लाइक गुरुजी कोई मुझे टोक ना दे कि भाई दिवाली वाले दिन कोई काला कपड़ा पहनता है। और देखिए मैं कह रही हूँ गुरुजी प्लीज कोई एक आध बंदा मेरा मैचिंग का मिल जाए ब्लैक में, मैंने पहन तो लिया ही है। तो मैं ना जैसे एम्पायर स्टेट में मैं गई, तो मैं सबको मैं देख रही थी किसने ब्लैक पहना, लेकिन सब बहुत कलरफुल कपड़ों में थे। ओहो गुरुजी आज तो किसी ने ब्लैक नहीं पहना, किसी ने ब्लैक नहीं पहना।
सोचिए संगत जी, गुरुजी सब जाने जाना है कि जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक चोला, गोल्डन एंड ब्लैक चोला। तो सोचिए गुरुजी ने पहले मेरी मैचिंग का बना के बैठे थे कि इसको बहुत टेंशन हो जाएगी, तो वो शायद गुरुजी ने मेरा वहम दूर किया कि जब मैं पहन सकता हूँ तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही गुरुजी सोचिए हम लोगों को हर पल वो जवाब देते हैं। वो जब चोले में थे तब भी वो पल पल उन्होंने हमें जवाब दिया है, हर वक्त जवाब दिया है। मैं से बहुत सारे क्वेश्चन से कई बार मेरे को याद भी नहीं आते हैं। मैं जब अकेले में बैठी होती तो मुझे बहुत कुछ याद आता है कि अरे मेरी तो गुरुजी से ये भी बात हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं जब उसको लिखने भी लगती हूँ, जब तक मैं और मैं तब तक ही भूल जाती हूँ। शायद वो गुरुजी ने पर्दा डाल रखा है कि मैं भी शायद धीरे धीरे याद दिलाएंगे। तो उस टाइम भी गुरुजी छोटी छोटी बातों का हमें हर हर चीज हमें बताते थे, हर चीज कहते हैं ना कि, और टाइमली उनकी हर चीज होती थी। ऐसा नहीं कि लाइक हम लोगों को कुछ उनके बोलने की जरूरत पड़े या कुछ है। एक बार मुझे याद है कि मेरे जब हम लोग जाया करते थे तो ना, जब जैसे एग्जाम आते थे मेरे बेटे को, हमने किसी को देखा कि कोई ना पेन या पेंसिल ब्लेस करवा रहा है, तो हम लोगों का भी होता था कि बेटे कहता था मम्मी गुरु जी से मेरी पेंसिल ब्लेस करवाओ, मेरे पेन ब्लेस करवाओ। तो एक बार जब आई थिंक बड़ा फंक्शन था, आई थिंक दैट वाज शिवरात्रि आई थिंक। तो क्योंकि उस टाइम ये टाइम होता है आई थिंक फरवरी या मार्च का, तो एग्जाम चल रहे थे तो पेन कैसे ब्लेस करें। तो वही था, हम लोग बड़े मंदिर लेके गए क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट डे कुछ एग्जाम था, ऐसा कुछ था। तो अब हम जब गुरुजी के पास गए तो बड़े मंदिर में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि गुरुजी से डायरेक्ट बात करना, क्योंकि दूर से वो कहते थे चलो चलो। और मेरा बेटा मुझे कह रहा है मम्मी प्लीज गुरुजी से बोलो। मैंने कहा बेटा वो सामने दूर से उन्होंने कह दिया कि चलो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और बेटा मेरा बड़ा उदास होके, तो हम लोग जैसे जो आपने देखा जहाँ गुरुजी का गद्दी है बड़े मंदिर में, दरवाजा है वहां पे, तो वहां से हम लोग निकाल रहे थे। तो सोचिए मैं भी उस दरवाजे को मैंने जस्ट क्रॉस ही किया होगा वहां से, तो गुरुजी ने एकदम एक सेवादार को बोला कि उनको बोलो पेन ब्लेस करवा ले। तो सोचिए गुरुजी को कैसे पता था कि हम लोग पेन ब्लेस करवाने के लिए अपने माँ बेटे में कश्मकश चल रही है, और कैसे गुरुजी ने बुला के हम लोगों को पेन हाथ में लिए और ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुजी को सब कुछ पता था। ये तो उस बड़े इतने बड़े मतलब फंक्शन में सोचिए उस वक्त भी कितने लोग वहां शिवरात्रि में बैठे थे और कितनी संगत आई थी। सब फटाफट लोग, जैसे आपको पता ही है सेवादार कहते हैं चलो चलो, और ठीक भी है क्योंकि देखो सबको दर्शन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने हमें बुला के बेटे को पेन ब्लेस किए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि आपने गुरुजी हर पल आप बहुत ध्यान रखते हो, हर पल आपको हर चीज का पता होता है। ऐसे ही मेरी मम्मी की जब एंजियोग्राफी होनी थी और आई वॉज नॉट विलिंग टू गो फॉर एन एंजियोग्राफी, तो वही था कि गुरुजी से कैसे पूछे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप बहुत गलत कर रहे हो, आप अपनी मम्मी का ऑपरेशन नहीं होने दे रहे। तो दैट वाज मंडे। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी के पास जाके, डॉक्टर को नहीं बोला था मैंने, मन में सोचा कि नहीं गुरुजी तो थर्सडे बैठेंगे, तो मैं गुरुजी के पास जाके पूछूंगी कि गुरुजी एंजियोग्राफी कराऊं कि नहीं करवाऊं। बट मंडे से थर्सडे तक 4 दिन का गैप था, तो कैसे हम गुरुजी से पूछे। कर एनीवे मैं अपने अपने रिस्क पे क्या, मैं गुरुजी के फेथ पर अपनी मम्मी को घर ले आई डिस्चार्ज करा के। और डॉक्टर्स की मैंने बहुत कहा, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे कि भी आपने बहुत गलत डिसीजन लिया आपकी वाइफ ने कि आपकी मम्मी को डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। तो मैंने कहा कोई बात, मैंने मन में सोचा नहीं, मैं गुरुजी को मन में प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके भरोसे लेके जा रही हूँ मम्मी को। तो जैसे मैंने सुना था कई पुरानी संगत से भी कि गुरु अगर आप अपने कोई नहीं आ पाता, अगर गुरुजी के पास आप नहीं जा पा रहे हो, तो जिनका भी जो आपके बीमार है उनका अगर आप उनकी फोटोग्राफ या कोई पिक अगर गुरुजी के पास आप ले जाते हो तो उससे भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो मैंने वही किया, मेरे पेरेंट्स की एक इकट्ठी फोटोग्राफ थी, मैं गुरुजी के पास लेके गई। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को बोला, मैं तो गुरुजी ऐसे मम्मी को ऐसे ऐसे बताया है और डॉक्टर्स ने कहा कि एंजियोग्राफी करवानी है। गुरुजी एकदम से कहते ना ना ना, एंजियोग्राफी ना कराई। और बस मैं तो संगत जी बहुत खुश, बाहर आके मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी गुरुजी ने मना कर दिया है। मम्मी बहुत खुश कि एंजियोग्राफी नहीं होगी, मुझे वो सब नहीं कराना पड़ेगा। तो और बिलीव मी कि जहां डॉक्टर्स ने बाईपास बता दिया था, इतना कुछ बता दिया था मम्मी को कि शायद ऑपरेशन करते करते ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और मम्मी का सारा ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर के अग्रवाल है, हम उनके पास उनको लेके गए और उन्होंने कहा नहीं सारा ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव रहेगा इनका। और जब तक मम्मी, अब तो मम्मी जो है अब गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी इनको अच्छा स्थान आई थिंक दे, और हो सकता है दे भी दिया हो। तो लेकिन जब तक मम्मी रहे, मम्मी को उन्होंने हालांकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनकी लाइफ का कुछ कह नहीं सकते, बट उसके बावजूद गुरुजी ने उनको 10 साल लाइफ दी। अब उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी अब आप ठीक हो तो प्लीज गुरुजी का शुक्राना करने जाओ। तो मम्मी उस टाइम गुरुजी से गए, फिर गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। तो क्योंकि गुरुजी ने तब तक हमारे ना डेज आई थिंक बांट दिए थे कि या 15 दिन में एक बार, तो 15 दिन में एक बार। तो हम लोग ना ये था कि हम उस दिन फिर मेरा डे नहीं पड़ता था, तो उसके नेक्स्ट डे जब मम्मी गए हैं तो
अब मम्मी जब वहां पे, जैसे मम्मी ने गुरुजी, अच्छा जब मम्मी अंदर जैसे एंटर किया मम्मी ने, तो क्योंकि वो हार्ट पेशेंट रह चुके थे इस वक्त थे, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठो। तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो प्लीज मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप एक ही सीढ़ियां चढ़ो और आप ठीक होते जाओ। तो शायद वो गुरुजी का वही था कि सोचिए, जहां वो एक स्टेप उनके लिए चलना मुश्किल था, तो कैसे वो सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में बैठे हैं। तो शायद वो गुरुजी ने उसी वक्त उनको ठीक करना शुरू कर दिया था, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शायद इसीलिए कर पाए वो लोग। तो जब वो गुरुजी के पास भी जब वो आए, और मम्मी के ना मन में उस दिन बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से उनको ये सब चीजें मना थी। लाइक आपको पता है हार्ट पेशेंट है, या वो शी वाज डायबिटिक ऑल्सो, कि लाइक ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और उनका बहुत मन करता था कि मैं केक भी खाऊं, और तुम लोग मुझे केक भी नहीं खाने देते, मुझे लड्डू भी नहीं खाने देते। एक्चुअली उनकी बहुत सारी एक्चुअली डिमांड्स थी, अ, कि भाई आप ना मुझे ये खाना है। एंड बिलीव में संगत जी, एंड बिलीव में संगत जी, कि जब वो गुरुजी के पास उस दिन गए हैं, तो उस दिन शायद मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। और जो जो मेरी मम्मी के मन में था, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा वो डिफरेंट हो गया था, और जो जो उन्होंने खाना था उस दिन सब कुछ था, लंगर प्रसाद में सब कुछ था। और मम्मी ने पूरा अच्छे से पेट भर के खाया, और सोची कि उनको आने के वहां से करने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और आई थिंक शायद वो बाईपास सर्जरी करवाने जा रहे थे, या जो भी था उनका, वो कैसे उस गुरुजी ने उस ऑपरेशन को, उस बाईपास सर्जरी को कैसे कन्वर्ट कर दिया एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। तो गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को आई थिंक आप सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। मैं तो मतलब यही बात मैं बोलती हूँ, और अभी तक मेरा यही एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट अभी तक भी। और जैसे मैं आपको कल का ही बताती हूँ, कल क्या हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर गए थे। मेरी मदर इन लॉ इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, सफदरजंग हॉस्पिटल, आई एम विद हर राइट नाउ। और मैं वही से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब हम लोग कल मंदिर गए, तो जैसे गुरुजी ने कहा था कि 15 दिन में एक बार, तो हमने कहा कि नहीं, गुरुजी की बात माननी तो हमें जाना ही है। तो लंगर आपको पता ही है सबको कि अब तो पैक होके हो रहा है। तो मैं भी वो पैक करके, मुझे लगा मैं मम्मी के साथ यहीं पे लंगर प्रसाद मम्मी को भी शेयर कराऊंगी और मैं भी ले लूंगी। लेकिन मेरी मदर लॉ कुछ खा पी नहीं पी पा रहे हैं, और बड़ा मुश्किल से हम लोग उनको खिला पिला रहे हैं उनको। और उनकी 80% जो है मेमोरी लॉस हो चुका है। तो जब मैं कल लंगर प्रसाद लेकर आई, तो ऑब्वियसली मैंने मम्मी को कहा, मम्मी खाना खा लो। नहीं, हाँ पहले यही बोला कि मम्मी खाना खाओगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। तो थोड़ा बहुत वो मतलब कुछ कुछ इनको याद आता है कि लाइक मुझे कुछ खाना है, बट मुझे कुछ नहीं खाना। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा है, ये गुरु जी का लंगर प्रसाद है। अच्छा। और आप बिलीव करिए कि वो लंगर प्रसाद के बाद कहती है अच्छा ठीक है मुझे खाना है। तो सोचिए उनको कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला लंगर प्रसाद है, फिर बैक ऑफ द माइंड उनकी चीजें चल रही हैं। और वो उठी और उन्होंने उनको हमें वो लंगर प्रसाद किया। कहाँ वो आधी चपाती भी नहीं खा पा रही हैं, 2 चम्मच भी कुछ नहीं खा पाती हैं, बट उन्होंने सिर्फ आई थिंक 2 बाइट छोड़ी होंगी, और उन्हें लंगर प्रसाद लिया। तो उनको एक ना दवाई शुरू की गई है उनकी, जिससे वो परसों रात को शी गॉट सो वायलेंट, और बहुत उनको संभालना मुश्किल हो गया था। और कल हम लोग यही डर रहे थे कि जैसे अभी दवाई हम लोग देंगे, तो अब पता नहीं अब इनका क्या होगा, कि वो बहुत वायलेंट हो जाएंगी, क्या हुआ। एंड आई जस्ट प्रेइंग टू गुरुजी कि जिस तरह से उन्होंने लंगर प्रसाद किया है, और आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। और वही हुआ संगत जी, वो लंगर प्रसाद करने के बाद वो जो दवाई थी, थोड़ा बहुत आई थिंक 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बहुत वायलेंट वायलेंट भी नहीं हुई, थोड़ा सा वो एंजाइटी जैसे था वो था। और फिर उसके बाद पूरी रात वो काफी आराम से सोई। तो यहाँ मेरा ये बताने का मतलब है संगत जी, कि गुरु जी का वो लंगर प्रसाद मेरी मम्मी को उस टाइम ठीक किया, उनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर दिया। आज मेरी मदर लॉ को उन्होंने इतना ठीक कर दिया। आज भी जब मैं मम्मी के लिए खीर बना के लेकर आई, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैंने ना, कहती मुझे नहीं खाना। मैंने कहा मैंने गुरुजी के आगे रखा है, गुरुजी के सामने मतलब ऑब्वियसली मैंने स्वरूप किचन में रखा हुआ है, गुरुजी के सामने सब कुछ बनता है। कहती अच्छा उनके आगे रख, उनका है तो ठीक है। तो सोचिए कि कैसे उन्होंने वो खीर प्रसाद भी खा लिया। तो और जहां तक मेरा कहने का मतलब यह है संगत जी, कि कैसे देखिए आप लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, कि प्लीज आपको लंगर प्रसाद मिलता है, आप उसका एक दाना भी मत छोड़िए। पता नहीं कब कहाँ किसी किसको कैसे ब्लेसिंग्स मिल रही है उस लंगर प्रसाद से। तो आप पूरा लंगर प्रसाद करिए। जल प्रसाद, जैसे मैं कई बार सत्संग में जाती हूँ, देखती हूँ कि थोड़ा बहुत जल प्रसाद होता है, वो लोग छोड़ देते हैं। प्लीज वो जल प्रसाद है, आप उसको भी लेके जाइए। वही जल प्रसाद नहीं, आप कहीं पर भी देखिए जल पीते हैं, छोटी बॉटल्स मिलती हैं, तो उसको भी वेस्ट मत करिए। कहीं आपको मिल रहा है, अगर आप नहीं पी पा रहे तो प्लीज वो किसी प्लांट में आप डाल दीजिए, बट डोंट वेस्ट वाटर। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। और गुरु जी का बस कहते हैं ना कि आप हर चीज उन पे छोड़ दो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि
मतलब ये सच में, मतलब ये कोई मेरा अपना वो नहीं है कि लाइक मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट क्योंकि ये मेरे अपने साथ हुआ है, अपने साथ मैं ये फील करती हूँ, मेरे अपने लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। तो बस गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, जो गुरु जी आपको दे रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप उनकी, कहते हैं ना, उनकी रजा में आप राजी रखिए। वो सब आपका हर चीज करेंगे, हर चीज वो देखेंगे। और गुरुजी ने अब करते भी हैं। जैसे मेरी जब डॉक्टर की एडमिशन की बात आई थी, तो कैसे गुरुजी ने उसका भी एडमिशन करवाया, और बहुत इजी तो नहीं था उसका एडमिशन भी। उसने हालांकि नीट क्लियर कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं कि बच्चे और भी ज्यादा मार्क्स के होते हैं, सब कुछ है। बट समहाउ वही हुआ उसके एडमिशन के टाइम में भी कि जब उसका नंबर आया तो वो बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं, और ये अनाउंस कर दिया कि इस टाइम जो बच्चे अवेलेबल है उनका एडमिशन कर दिया जाएगा, या जो भी उनका प्रोटोकॉल था, जो भी था। इस तरह से मेरी डॉक्टर का बीडीएस में एडमिशन हुआ। और संगत जी, आपका ना, कहते हैं ना कि हर चीज आप जब गुरुजी पे छोड़ते हो, एक एक चीज जिसे कहते हैं, आप, आपका डर, आपका हर चीज, मतलब उन पे छोड़ दो। अब देखो, मैं अभी परसों की बात है, मेरे को वैक्सीनेशन का मेरे को कॉल आई कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप वैक्सीनेशन के लिए आप आ जाओ। तो ठीक है, मैं उस दिन नहीं जा पाई, तो पता नहीं, शायद मेरे को, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, और मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मैं वैक्सीन लगवाऊंगी। बट समहाउ मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मदर इन लॉ एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, क्योंकि ये भी चीज जरूरी है उनको देखना। तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, और मैं गुरु से कहने लगी, गुरु जी मैं आपको देखे बिना, आपके दर्शन किए बिना मैं वैक्सीन लगवा लूं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो सोचिए, गुरु जी हमारे कितने प्यारे हैं, मतलब कितना मैं उनका शुक्राना करूं, या कितने मैं उनको, मेरे लिए वर्णन करना भी उनका मुश्किल है, हम लोग नहीं कर सकते। मतलब वो एक कहते हैं ना कि पूरी सागर स्याही बन जाए, या पूरे जंगल वो कलम बन जाए, तो भी हम नहीं लिख सकते। मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए, उससे ज्यादा भी कुछ हो जाए ना, तो गुरुजी का वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, हम लोग बहुत, हम लोग कर ही नहीं सकते। तो सोचिए, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मेरे को वैक्सीन लगने से पहले वो मेरे ड्रीम में आ गए। उन्होंने मुझे बहुत सारी कुछ कुछ बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं, बट मुझे सिर्फ इतना याद है कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो सोचिए, मैं वहां नहीं जा पा रही, तो कैसे उन्होंने मेरे को मतलब दर्शन दे दिए, और मुझे वैक्सीन लगाने के बाद मतलब मैं मंदिर में होकर आई। और वो भी गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी को टाइमिंग्स पता है कि कोई नहीं, तू नहीं आ पाती, तो मैं देखो ड्रीम में आके उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। इसलिए सब गुरुजी पे छोड़ दो, और कोई वहम मत करो कि हम नहीं जा पा रहे हैं या कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी आपके अंग संग है, कहते हैं अंग संग सहाय। तो दिस इज वेरी ट्रू एक्चुअली, कि आपकी वाकई वो अंग संग है। और मेरे को हालांकि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा बहुत, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, ज्यादा नहीं, क्योंकि और देखिए जिस टाइम मुझे वैक्सीन लग रही थी, और मुझे एक वो सबीना आंटी का एक बड़ा हमेशा याद रहता है कि जब तेरे को प्रॉब्लम हुई तो कौन तेरे साथ था। तो बस मुझे ना वही दिमाग में रहता है। मैं हालांकि पहले भी चीज थी, तो बस मुझे वैक्सीन लगाने के टाइम जो गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे वो लॉकेट दे रखा था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया था, एक एनवलप के अंदर हमें 2 लॉकेट दिए थे, जब मेरा बेटा मांगता था, और उसके बर्थडे वाले दिन उन्होंने एज अ गिफ्ट मेरे को दिए गुरुजी ने। वो मैं लॉकेट जरूर पहन के गई थी। बस जब वैक्सीन लगने लगी, तो बस मुझे इतना ध्यान था गुरुजी, और उस लॉकेट पे मेरा हाथ था। मैंने कहा गुरुजी, तो बस वो वैक्सीन कब लग गई, कैसे लग गई, थोड़ा मुझे लगा उसमें अभी शायद कुछ हो जाएगा मुझे, बट वो फिर मैं बस मंत्र जाप करते ही। और जैसे मुझे गुरुजी ने एक बार ड्रीम में आके बोला था कि जब भी तू किसी प्रॉब्लम में होगी, तो 3 बार बोलना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं हमेशा वही करती हूँ, जब भी कुछ हो मंत्र जाप कर लिया, या 3 बार जय गुरु जी बोल दिया। एंड बिलीव मी, वाकई जय गुरु जी बोले बहुत बहुत ताकत है। इसका मैं एक आपको एक शेयर करती हूँ कि मेरी एक पेशेंट है, तो उनका अपॉइंटमेंट थी, तो वो जब नहीं आए तो उनको रिमाइंडर भेजा गया कि आज आपकी अपॉइंटमेंट है, तो उनका कॉल आता है कि उनके बेटे को डेंगू हो गया है। और वो तब तक गुरुजी को जाना शुरू हो गए थे, लेकिन बट शी वाज नॉट कनेक्टेड दैट टाइम। तो कि उनको बेटे को डेंगू हो गया है, और कि डॉक्टर साहब मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा देखो, आप, मुझे नहीं पता कि लाइक आप गुरुजी को कितना मानते हो कितना नहीं, लेकिन अगर आप मेरी एक बात मानोगे। तो कहती है हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेशेंट मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो मैं कहा देखो आप ना, मेरे को एक बार गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे कुछ बोला था, आप ना, कहती है डॉक्टर साहब इसका फीवर नहीं उतर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, अपना अपना बताना शुरू हो गए एक्चुअली। मैंने कहा आप उसको छोड़िए, आप एक काम करो, आप 3 बार ना गुरुजी का जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो उनके कान में। और आई थिंक बेटे का फीवर डाउन होना चाहिए। और ये काफी टाइम पहले की बात है, क्योंकि तब हम लोग ये मंत्र जाप वगैरह इतना नहीं होता था, ये उस टाइम की बात है। तो क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था, एंड बिलीव में संगत जी, उन्होंने वही किया कि मेरे डॉक्टर ने बोला है 3 बार बोलने को, उनके अपने बेटे के कान में 3 बार बोला। और मेरे को शाम तक यह आया कि लाइक, क्योंकि इस टाइम बहुत कंडीशन खराब थी, आपको पता है डेंगू के अंदर कंडीशन, उसे कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, आपको दवाइयां असर कर रही है, आपको सबको पता है कि डेंगू का कोई उस तरह से ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
तो लेकिन वो उनके बाद उनका उनका बच्चे का फीवर भी उतर गया और वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही उनकी डॉटर के साथ हुआ कि उनकी डॉटर एकदम से उनके हाथ में कुछ हुआ और वो सब प्रॉब्लम हुई। प्लस जब उनके बेटे का ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक पे चल रहा था, उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब ट्रीटमेंट करते मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं, लाइक एज अ मदर उनको लग रहा था कि भाई रूट कैनाल हो रहा था, बहुत पेन हो रहा होगा बेटे को या कुछ है। तो ऑल्दो आई वाज हैंडलिंग एवरीथिंग, तो मेरे क्लिनिक में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो उसमें मंत्र जाप लिखा हुआ है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। कहती है डॉक्टर नीलम मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ आपके क्लिनिक पर, ये जो मंत्र जाप लिखा हुआ है ना, कहती है जो कुछ लाइनें लिखी थी ना, मैंने ना उनको पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है। और कहती है बस मैं ना इसी को बोल रही हूँ बार बार मन में। तो सोचिए वो कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से, बस ये दिमाग में था कि कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और वो शी वाज रीडिंग गुरुजी का मंत्र जाप। और वो ट्रीटमेंट कैसे सारा मतलब उनको पता नहीं चला कि कब मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी और कैसे। और यही चीज उनकी डॉक्टर को प्रॉब्लम हुई तो उनको वो मंत्र जाप अपने आप ही याद हो गया था। वो इतना इतना उन्होंने शायद मेरे क्लिनिक पर बोला होगा। कहती हैं डॉक्टर नीलम कि मैं रात को जब मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुई तो मेरे दिमाग में ना बस आपका ख्याल आया कि उनको फोन करूं क्या। फिर कहती है पता नहीं वो दिमाग में कहाँ से वो मंत्र जाप मेरे दिमाग में था और वो मंत्र जाप मैं बोलती रही हूँ और बेटी की प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। लाइक उसको बहुत जो पेन था वो धीरे धीरे कब उसको नींद आ गई, जो कि पेन जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे वो बात करके सब कुछ उनको मेडिसिन दे रहे थे, बट उनकी डॉक्टर को आराम नहीं आ रहा था। क्योंकि जैसे मैंने मंत्र जाप मन में शुरू किया, गुरुजी का ध्यान किया और उनकी डॉक्टर को आराम आ गया। तो सोचिए गुरुजी कैसे हर किसी का ध्यान रखते हैं जो गुरुजी से नहीं भी जुड़े ना। अभी गुरुजी ने मुझे बहुत मौका दिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ने का आया कि आप लाइट ऑफ डिविनिटी को पढ़िए। तो उसमें जब मैं अभी पढ़ रही थी तो उसमें बहुत प्यारी एक लाइन थी कि किसी संगत ने लिखा था कि गुरुजी उनको भी वो करते थे जो गुरुजी को नहीं जानते। मतलब गुरुजी तो सबको जानते हैं, गुरुजी उनका भी ख्याल रखते हैं। दिस इज वेरी ट्रू संगत जी, कि जैसे मेरी पेशेंट है और एक नहीं मेरे कितने पेशेंट्स। हालांकि गुरुजी ने ये बात मुझे बोली थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि जैसे गुरुजी बोलते थे कि संगत जोड़ने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे कहा था तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं उनको डायरेक्ट ब्लेस करूंगा। तो मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ कि लाइक आप वहां पे जाओ। मैं बहुत लोगों को लेके भी गई ताकि गुरुजी की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी मुझे बात बोल के गए हैं। तो ऐसे हर हर पेशेंट को, मेरा ये समझ लो जितने मेरे पेशेंट गए हैं संगत जी, हर किसी को गुरुजी ने ब्लेस किया है। आई रिमेम्बर ऐसी मेरी एक पेशेंट थी, उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट थी, उनको कॉल किया गया कि आपके अपॉइंटमेंट है आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी उनकी बेटी एक्चुअली एडमिट हो गई है और उनकी बेटी को किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वही था, मेरे को बहुत अंदर से लगा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज देखो बच्चे की रक्षा करना आप, क्योंकि हर किसी को होता है कि लाइक मैं किसी का भी सुनती हूँ तो ये लगता है गुरुजी प्लीज आप देखो। तो खैर उनका जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था जो भी हुआ, तो खैर वो जब अपॉइंटमेंट के लिए आई तो उनको मैंने बोला, मैं कहा देखो एक बार मुझे ना गुरुजी ने ऐसा बोला था कि अपने पेशेंट को लेकर आना, तो अगर पॉसिबल है तो आपकी डॉक्टर का, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा या जो भी कुछ होना है अगर उससे पहले आप मेरे साथ चल पड़ो। क्योंकि डॉक्टर नीलम आप एक काम करो, ट्रीटमेंट छोड़ो, आप मेरे साथ मंदिर चल सकती हो। और उस दिन बाई चांस मंडे था और एम्पायर स्टेट उस दिन खुला हुआ था। उस टाइम आई थिंक शुरू शुरू में एम्पायर स्टेट खुलता था, तब की बात है। और संगत जी सोचिए मैंने सारा ट्रीटमेंट छोड़ा, बाकी सारी अपॉइंटमेंट आई थिंक कैंसिल की, मेरे को लगा नहीं गुरुजी ने बोला भी था मुझे। और मैं उन पेशेंट को लेकर मैं एम्पायर स्टेट गई। और संगत जी बिलीव मी कि उसके बाद उनकी डॉटर को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था या जो भी चीजें थी किडनी का जो भी था, आज वो बच्ची दैट टाइम शी वाज 21 ईयर ओल्ड, जो 21 साल के बच्चे को अचानक ऐसी किडनी की प्रॉब्लम निकल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। ऐसी मेरी एक और पेशेंट का था, उसको किडनी प्रॉब्लम हुई, अचानक पता चलता है कि उसकी तो खाली एक ही किडनी है। और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ना ये बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते हैं और उनका मास प्रेयर चलती है, तो मास प्रेयर हम लोग करवा रहे हैं इनके लिए। तो उनको भी ये कहा, मैंने कहा प्लीज आप एक बार गुरुजी का जरूर आप एक बार ध्यान कर लेना। तो उनकी मदर ने मुझे आगे यही फीडबैक दिया कि डॉक्टर जैसे आपने बोला था, मैंने भी गुरुजी से प्रे किया और वो बच्ची भी आज एम्स में उसका जो भी ऑपरेशन हुआ, लेकिन बट वो बच्ची भी आज बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरी एक और पेशेंट है, शी इज जॉइंट सेक्रेटरी, उनका जो कोई नोन है, तो वो बच्ची तो नहीं आ पाई थी लेकिन उसकी फोटोग्राफ गुरुजी के सामने। तो अब वो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो हस्बैंड ने अपने कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगाया हो, तो हमने गुरुजी के आगे स्वरूप के आगे उनकी लड़की की फोटोग्राफ रख दी थी। और वो फिर पेशेंट ना मेरे पास नहीं आई 5 साल तक। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा, कुछ बात हो गई होगी। तो देखो उन्होंने उस दिन के बाद से वो वापस भी नहीं आए मेरे पास। और मेरे को भी लगा, मैंने कहा इतनी हाई पोस्ट पे है, मैं कॉल करूंगी पता चलेगी उनको कुछ हो गया था। मैंने कहा गुरुजी प्लीज कभी मतलब मेरी लाइक मेरे को
मेरा मान रख लेना, क्योंकि मैं तो आपने बोला था, मैं इसलिए हर किसी को आपके पास भेज देती हूँ मैं तो खैर उनका एक दिन कॉल आता है मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अरे आप आए नहीं? तो कहते हैं डॉक्टर ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो मैं क्यों आती आपके पास? तो खैर एनीवे अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे गिवन अपॉइंटमेंट, तो ठीक ठीक है, वो आए अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आए। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उसके बारे में पूछूं कि उसका क्या हुआ वो, क्योंकि उस टाइम शी वॉज बेड रिडन, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि उनकी दोनों शायद किडनी गड़बड़ हो चुकी हैं, और शायद वो कुछ ही दिनों में, मतलब वो उनकी नई नई शादी हुई थी उस लड़की की, और उसको प्रॉब्लम ये था कि शादी के बाद उनका कोई इशू नहीं हो रहा था, तो सब लोग जैसे बोलते थे कि उनका कोई बेबी नहीं है, तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और इस डिप्रेशन की वजह से उनको बहुत हेडेक हो रहता था, और उस हेडेक की वजह से शी यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ क्रोसिन और पेन किलर लिया करती थी। तो जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं भी एडवाइस करती हूँ, लाइक हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पेन किलर्स नहीं खानी चाहिए आइडली, बट वो उन्होंने खाना शुरू किया और उनकी किडनी पे इफेक्ट आ गया सिर्फ पेन किलर खाने से। जैसे कि उनकी किडनी ठीक थी, पेन किलर खा खा के उन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब कर ली। तो जब वो मेरे पास आए तो हमने जैसे गुरुजी के सामने वो रखाया था, उनको बोला भी आप गुरुजी का ध्यान करो, और अगर हो सके तो बड़े मंदिर चले जाना। तो वो कहते हैं डॉक्टर नीलम हुआ क्या कि जब आपने कहा कि भाई बड़े मंदिर तो हम लोग नहीं जा पाए, और गुरुजी के स्वरूप, क्योंकि ऐसे तो उस टाइम स्वरूप मिलते नहीं थे, लेकिन जब मोबाइल में कुछ कुछ फोटोग्राफ्स जैसे मेरे पास थी, क्योंकि जो मैं गुरुजी की मैंने छोटी छोटी जो गुरुजी ने मुझे डीवीडी दी थी लेयर फार्म हाउस की, तो अपने हाथों से, तो उसकी ना मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना रखी थी एक्चुअली उस टाइम। तो मैं बहुत लोगों को ना ब्लूटूथ से या वैसे गुरुजी का ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मैं पता नहीं मैंने ठीक करती थी गुरुजी पता नहीं, लेकिन मुझे लगता था नहीं संगत के पास फोटोग्राफ्स कहाँ से आएंगी, तो मैं ऐसे लोगों को दे देती थी कि भाई आप इनके आगे ऐसे प्रे कर लो। तो उनको भी शायद मैंने ऐसे कुछ भेजा होगा कि आप इनके आगे रखो, इनके आगे आप माथा टेको, और इनके आगे आप उनको बोलो कि लाइक प्रे करें गुरुजी के आगे। तो वो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर नीलम आप बिलीव करना कि वो जो आज लड़की है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है इस वक्त। तो सोचिए कि कैसे वो गुरुजी के पास तो भी पहुंची भी नहीं है, शायद जी उनकी फोटोग्राफ गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी गई है। तो कहने का मतलब संगत जी ये, क्योंकि उनको बहुत फेथ था, उस फेथ से उन्होंने रखा। जैसे कहते हैं ना श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा का भी यही चीज है, यही गुरुजी का है, क्योंकि दे ऑल आर सेम। ये गुरुजी कहते भी थे कि ये सारे के सब सब एक ही लाइट है ये लोग। और वैसे मैं बता दूं कि जैसे जहां तक वैसे तो लाइट एक है, बट जैसे साईं बाबा ने मुझे बात बोली थी ड्रीम में खुद आके कि गुरुजी उनसे 42 बार्स ऊपर हैं। तो गुरुजी तो ही इज अ सुप्रीम। जैसे डे वन ही मेरे हस्बैंड को उन्होंने नजारा दिखा दिया था, जब मेरे हस्बैंड गुस्सा होके वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा था चलो उठ यहाँ से, और मैंने कहा था चलो चाय प्रसाद, हमने चाय ले लो। नहीं मैंने सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला था, बस मन में प्रे किया कि गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि हम चाय प्रसाद तो तब बोलते नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था। और कैसे वो चाय प्रसाद आ जाती है, और मेरे हस्बैंड वहां बैठते हैं चाय प्रसाद लेते हैं, कैसे वो गुरुजी को एक दूसरे को देख रहे थे, घूर रहे थे इनफैक्ट, और कैसे वो गुरुजी उनको नजारा दिखा देते हैं, जैसे हल्की सी मतलब जब हस्बैंड ने आईज क्लोज की तो ये कैसे ही इज अ सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, और कैसे झटका दिया मेरे हस्बैंड को कि मतलब क्या सोच के वो आए हैं। तो खैर एनीवे वो पूरा गुरुजी ने खैर वो कहते हैं ना मेरे को बाबा से छुड़ाने आए थे, लेकिन आज वो खुद उस बाबा के चक्कर में पड़ गए, आज वो मेरे से ज्यादा फेथ करते हैं गुरुजी पर। तो गुरुजी तो सच में जो गुरुजी है हमारे, ही इज सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब उनके जब साईं बाबा ने बात बोली कि 42 बार्स ऊपर है वो, तो सच में गुरुजी से ऊपर तो कोई है ही नहीं। उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, वो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि उनको आपको एक एक पल का, जिसे कहते हैं ना, आपको एक एक पल का उनको खबर है। तो आप उनको मत बोलिए कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप उनको बोलो गुरुजी जो आप कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं संगत जी कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मेरे को भी स्ट्रेस है लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हो गई मेरी लाइफ में कि मुझे लगता है गुरुजी आप सच में हो, क्या आप सच में हो? बट बिलीव मी, सच में गुरुजी हैं, और आपको हर वक्त गाइड करते हैं। अभी देखिए जब इसे पेंडेमिक चल रहा था और इतना सब कोरोना चल रहा था, तो कैसे गुरुजी ने मेरे को देखिए इस चीज के अंदर कैसे मेरे को मेरी चीजों को, ही टर्न माई एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। कि जब मैं बहुत परेशान हो रही थी कि गुरुजी, जब एक फेस ऐसा ऐसा आया था कि आप क्या डे वन से, तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में डे वन से उनको तो छुट्टी वाले दिन भी वो इन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटीज की हैं। तो मेरे को कितना टेंशन आता था कि गुरुजी जा रहे हैं, इतना कोरोना का आपको सबको पता है कितना था कि लाइक अपने घर से कोई जा रहा है, क्योंकि सब घर पे बैठे होते, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी कंडीशन सोचिए, वो मैंने ट्रॉमा मैंने सहन किया, मेरी फैमिली ने सहन किया है वो। तो मैं कहीं डिप्रेशन में आना शुरू हो गई थी कि गुरुजी, और प्लस जब सत्संग शेयर होने शुरू हुए थे, तो जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड सफदरजंग हॉस्पिटल में और मैं डॉक्टर हूँ, तो बहुत लोगों ने मेरा नंबर सर्च करके मेरे को कि मैम हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे, आप प्लीज एडवाइस कर दोगे। मैंने अपनी मेडिकल चीजें, अपने
बहुत लोगों को सब कुछ एडवाइस किया, ऑल फ्री कंसल्टेशन, तो कि नहीं सबको मतलब हेल्प मिल सके। तो मैं कहती, मैंने कहा गुरुजी लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं क्या करूं। और देखिए जैसे गुरुजी बोलते थे कि सबसे पहले हेल्थ है आपकी, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। तो मैंने कहा गुरुजी लोगों को ना वाकई समझ नहीं है कि लाइक जैसे होता था कि मास्क पहनो, सब चीजें, जैसे हम लोग कितना एडवर्टीजमेंट भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, कि ना लोगों को ना सच में एक चीज मतलब इस बीमारी ने ये बता दी है कि जो आपकी जो वेल्थ है ना इस वक्त, वो क्या है, दैट इज योर हेल्थ। तो योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। तो मैं ना ये सब सोचती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ, तो एकदम से बस मुझे एकदम आइडिया क्लिक किया, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं लोगों को कैसे बताऊं कि आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग टेक केयर कर सकते हो। लोगों को दे आर नॉट इवन अवेयर कि भाई छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपकी बेसिक होती है हमारे ओरल हेल्थ की और जो हमारे नॉर्मल ओवरऑल हेल्थ की, लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब क्या है। तो बस मेरे दिमाग में एकदम से ये आया कि मैं एज अ लाइव जाके ना मैं ये चीज बोलती हूँ कि मेरा जो क्लिनिक का पेज है मैं उसके लाइव जाके बोलती हूँ। तो बस एकदम से जब ये दिमाग में सब चल रहा था और एकदम से मेरे सामने एक इमेज आ जाती है जिसपे लिखा था कि आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आर हेल्थ। तो बस एकदम से बस मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बस गुरुजी जैसे मुझे आइडिया दिया हो कि अपने इस पेज का नाम डाल वेल्थ इज हेल्थ। तो सबने मुझे मतलब कहा, जो मेरे नोन थे अपने फ्रेंड्स वगैरह, बताया ये वेल्थ इज हेल्थ नहीं होता है निकलम, तो गलत बोल रही है, हेल्थ इज वेल्थ। मैं कहा नहीं, और ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आर हेल्थ। तो मैंने उस पर आके बहुत लोगों को मतलब एनीवे सेशंस दिए या मतलब लाइव सेशन आके मैंने बहुत बोला। तो मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि लाइक मेरे को सिर्फ ये था कि लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। तो संगत जी कहते हैं ना कि जब वाकई आपका किसी निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हो या कुछ करते हो, इसलिए आप कभी सेवा का कुछ भगवान से मत मांगो, आपको आपकी ऑनेस्टी आपको अपनी चीजें पे करती है। मैं वो बता रही हूँ कि लाइक वो कैसे गुरु जी ने, देखो मेरे को एक पेंडेमिक टाइम में जहां आप लोग जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, जहां आपको आप सोच चुके हो कि इस चीज में हम क्या करें, तो सोचिए मैं आपको वो बता रही हूँ कि वो मेरी द विनिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, तो सोचिए हमारी जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, मुझे वहां से कॉल आती है कि लाइक कि शायद उन्होंने मेरा सब कुछ देखा होगा और ये प्रोजेक्ट काफी 1.5-2 साल से पेंडिंग में था, और मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे चूज किया कि जो फुट पेंटर्स होते हैं, जो ये आर्टिस्ट होते हैं जो अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं या जिनके हाथ मतलब थोड़ा सा देर स्पेशल लोग, आपको पता ही है, तो उनके लिए ये जो आप ओरल हेल्थ का कैसे आप ख्याल करवाओगे, मतलब ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करवाओगे। तो उन्होंने जब मुझे बोला, मैंने कहा कि ये मैं कैसे करूं। तो कहते हैं डॉक्टर नीलम ये आपके बहुत इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, हमने देखा है, और आप कुछ सोचो। तो हम आपको, मैंने कहा ठीक है, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ डेज और मैं बताती हूँ। अब मैंने वो सब ढूंढना शुरू किया गूगल के ऊपर, नेट नेट पर, एंड बिलीव में संगत जी उनके लिए कुछ भी नहीं मिला, मेरे को कुछ भी नहीं मिले, मुझे नेट पे मिला। फिर मैंने अपने बच्चों से बात की, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने, उसने कुछ पॉइंट्स दिए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ मैंने किया, कुछ जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था, और समहाउ 2 बार मेरे को उन लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और मुझे बहुत लगा भी कि लेकिन सोचिए कि कैसे वो पैर से अपना खाना खाते हैं, कैसे वो पैर से ब्रश करते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई उनके लिए, जो कि उनको लगा कि वाकई ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वो सब गुरुजी मेरे को आइडिया देने वाले थे। मैंने कहा गुरुजी प्लीज आपसे बढ़कर कुछ नहीं, मैं क्या बोलूंगी उनको, क्या, क्योंकि सच में हम हाथ से ब्रश करते हैं लेकिन पैर से ब्रश करना है, लेकिन और उनके लिए मैं कैसे इजी टास्क ढूंढ सकती हूँ। तो वो सब मुझे गुरुजी ने आइडिया दिया, और कैसे वो कितनी चीजें मुझे लगता होता है ना कि दिमाग में डालते रहे कि देख ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जबकि कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। सब गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो ये जब सब कुछ चल रहा था, तो उसके बाद ना अचानक से ना मैं, मेरे दिमाग में बहुत रहता था कि लाइक भाई अब इस दुनिया में आप आए हो तो आपको कुछ नाम तो होना चाहिए, कुछ तो आप ऐसे दुनिया में कुछ करके जाओ ताकि लोग आपको आपके स्टेप को फॉरवर्ड करें, कि आप अच्छा काम करके आप दुनिया में जाओ। तो लेकिन चलो चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, एक अच्छा आपको एक घर परिवार मिला हुआ है, इट्स मोर देन एनफ। फिर भी लेकिन होता है कि जब दुनिया में आए तो कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में ना ये था कि मुझे मिसेस इंडिया बनना है। और लेकिन मैं कभी किसी से ये चीज शेयर नहीं की थी, क्योंकि बीइंग एन कंजर्वेटिव फैमिली, ना मेरी मदर इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड थी, ना मेरे इन लॉज का ऑब्वियसली मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में कहीं था। तो मैंने ना 4 दिन पहले जब ये चीज हुआ तो मैं गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ये मिसेस इंडिया वाला पेजेंट क्या ऑनलाइन नहीं हो सकता है, और अगर ये भी हो जाएगा तो एक बार मेरा नाम ही तो हो जाएगा, मुझे नाम ही तो करना है। तो सोचिए संगत जी कैसे ये गुरुजी को मैं, और गुरुजी से मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं जैसे होता है ना हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते हैं कि गुरुजी को, तो क्या मैंने बचपन से हर भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, क्योंकि जैसे बेस्ट फ्रेंड पे आप सब कुछ शेयर कर पाते हो, सब कुछ, तो वही मेरा रहता है कि भगवान से आप सब कुछ शेयर कर पाते हो, तो ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा गुरुजी ऐसा होता तो मैं ऐसा भी कर लेती। तो सोचिए 4 दिन के बाद ही मुझे आ जाता है कि एक ऐसे ऐसे पेजेंट निकला है ऑनलाइन,
आप पार्टिसिपेट करोगे? और सोचिए, मैंने कहा अरे क्यों नहीं। तो सोचिए उस ऑनलाइन पेजेंट पे मैंने सारा वो किया, हमारा सब कुछ हुआ, जैसे ग्रूमिंग होती है, आपकी रैंप वॉक होती है, डांस होता है, सब कुछ आपका था जैसे आपका ऑफलाइन चलता है, सब कुछ हुआ वहां पे, बट इट वाज ऑनलाइन। तो आई रियली एंजॉयड। उसपे भी कैसे गुरुजी ने मुझे सोलो डांस, मुझे रात में ड्रीम में आके मतलब मेरे साथ डांस कर रहे, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये ड्रीम क्या था कि गुरुजी आके डांस कर रहे हैं मेरे साथ। पर सोचिए संगत जी, बिलीव में जब मुझे सोलो डांस करना पड़ा और मैं नहीं कर पा रही थी, तो देन आई रिमेम्बर दैट ड्रीम कि गुरुजी ने मेरे से हाथ पकड़ के मेरे को डांस करवाया है। तो गुरुजी जैसे कह रहे हो कि लाइक, क्योंकि इस डांस के अंदर कुछ स्टेप्स थे जिसमें कि आपको पार्टनर को देखना होता है, तो मेरे को बस वही था। आई लिव्ड एट गुरुजी के, बस वही हुआ कि वो डांस मेरा बहुत पसंद किया गया। और रैंप वॉक में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरी, तो वो मुझे पता था, तो आई थिंक वही शायद एक वो था। और एक चीज और थी, तो आई न्यू कि में से दो चीजें मेरे पॉइंट थोड़ा सा मेरी गड़बड़ है। और वही हुआ कि लाइक आए जब अनाउंसमेंट हुई उन लोगों का, तो आई गॉट द मिसेज इंडिया सेकंड रनर अप। तो फिर मैंने उनसे बल्कि पूछा भी कि वो 2 पॉइंट क्या कमी थे, उन्होंने वही पॉइंट कहा कि मैम आपको पता ही होगा। तो खैर खैर एनीवे, बट मिसेज इंडिया का जो पेजेंट था, तो खैर वो बहुत बड़ा फिर कन्वर्ट हो गया इन द बिग फंक्शन। बट पेंडेमिक टाइम में हस्बैंड ने जाने नहीं दिया। बट उन्होंने फिर यही किया कि जो इंडिया के मिस्टर इंडिया थे, वो भी नहीं जा पाए थे, तो हम लोगों को उन्होंने हमारे घर पे, जब वो लेने गए बाद में, तो उन लोगों ने मेरा घर पे क्राउन भेज दिया था। तो सोचिए संगत जी, कैसे ये चीज मेरे को गुरुजी ने एक ताज पहना दिया, मतलब घर बैठे बैठे ही। और सोचिए कि जिस वक्त मैं ये पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उस वक्त एक ना एक वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड का एक आता है फेसबुक पे बार बार। तो मैं ना उसको 3 साल से चेक कर रही थी कि लाइक, तो मैं मुझे लगता था कि नहीं, वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड मुझे क्यों मिलेगा, मैंने तो लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो मेरे को पता नहीं, मैंने उसको वैसे ही ओपन करके देख रही थी, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन चली गई। नेक्स्ट डे उनका कॉल आ गया कि आपने हम अप्लाई किया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं तो सिर्फ देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोफाइल भेज दो, और ये फॉर्म है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या चीज है इसमें। तो उनका एक ऑप्शन था नाम के बाद कि अचीवमेंट, हमारी अचीवमेंट्स क्या है बेसिकली। तो मेरे पास तो कोई तब तक कुछ अचीवमेंट थी नहीं, तब तो मैंने ये मिसेज इंडिया वाला मेरा चल ही रहा था, अभी ऐसा कुछ था नहीं। तो उसमें मैंने कॉलम में लिखा येट टू अचीव। और मैंने बस बाकी जो कुछ हुआ था, जो मैं लाइफ सेशन थे, या मैंने जो भी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए काम किया है, क्योंकि ऑटिज्म एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत है। और मैं आई थिंक सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी अगर आपको स्पेशल चाइल्ड के बच्चे होते हैं, कि प्लीज इस पार्ट को बहुत जरूरत है आप लोगों की। इन पे भी सब ध्यान दीजिए अपना। थोड़ा बहुत जो है इन लोगों पे भी आप करिए, कहीं आप डोनेट करिए, वट एवर जो भी आप कर सकते हैं लोगों के लिए बेस्ट कर सकते हैं। इनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब हम इनको देख रहे होते हैं ना, या तो मुंह फेर लेते हैं, टीवी में कुछ ऐसा हो रहा होता है, वी जस्ट चेंज द चैनल। तो लेकिन जब मेरे को, मैं वहां पे गई हूँ, और मैंने वाकई देखा कि कितनी बैड कंडीशन में ये लोग होते हैं, तो मतलब हम लोग उनके लिए जरूर सोचना चाहिए। तो मैंने जब ये सब कुछ किया था, लेकिन मेरे को लगता था मैंने ये, इसमें कौन सा बड़ी बात है, बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे, हमारा इट्स माय ड्यूटी। तो मैंने वो सब उसमें लिख दिया। और सोचिए कि मेरे को मेरा वो सिलेक्ट हो जाता है प्रोफाइल। तो सोचिए, एक बार मिसेज इंडिया का अनाउंसमेंट हो रही है, फिर एक बार वो वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड में दे ऑनर्ड मी, वहां उन्होंने मुझे बुलाया, ऑनर्ड किया। उसके बाद फिर एक और अवार्ड था, वहां से कॉल आती कि आपने अप्लाई किया। मैंने कहा नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया। कहती मैम आपको का बहुत अच्छा वो है, प्रोफाइल है, आप अप्लाई करो। मैंने वहां पे वो कर दिया, तो मुझे लगा था कि नहीं ये तो। और सोचिए कि वो 101 पूरे इंडिया के अंदर 101 वुमेन, इन्फ्लुएंशियल वुमेन। मैंने कहा, जब उनका मैंने वो सारा पढ़ा जाकर उनके फेसबुक पर, तो मुझे लगा वहां, तो सोचिए कि हमारे इंडिया की इतनी टॉप पावरफुल वुमेन्स का सारा प्रोफाइल था। मैं तो कहीं भी वो उनके वो उसमें आती नहीं हूँ। बट सोचिए, मुझे लगा कि चलो मेरे को चूज तो करेंगे नहीं, बट अपना फॉर्म भरने में क्या जाता है। तो सोचिए उसमें भी मेरे को उन्होंने चूज कर लिया। मैं जब वहां पे गई, तो मुझे किसी ने कार्ड दिया कि मैम कल हम आपको कॉल करेंगे। तो मैं कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आती है कि मैम आपको ना हमारी एक लाइफस्टाइल मैगजीन है, इंटरनेशनल एक्लेम मैगजीन, तो उसके अंदर आपको चूज किया गया है कैलेंडर के लिए। तो मैंने कहा लेकिन क्या, क्यों, मतलब किस लिए। तो मतलब ऐसे कैसे कर लिया। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है आपका। और सोचिए कि आप सोच सकते हो संगत जी की, लाइक खाली 12 वुमेन को चूज किया गया इंडिया के अंदर। इंडिया आई थिंक बाहर से भी शायद कुछ थे, और कैलेंडर के अंदर यू आर वन ऑफ देम। 12 वुमेन के अंदर आपका होना, कि कहाँ पहले इतने सारे लोगों में होना, फिर पूरे इंडिया में एक 101 उसमें होना, फिर 12 में एक होना। तो इट्स अ बिग थिंग। तो सोचिए कैसे गुरुजी ने, और आप भी अगर चाहो तो लाइक हम एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। बट आपका, क्योंकि मैंने चीज छोड़ी नहीं,
ऑल्दो मैं इतना परेशान रहती थी कि हस्बैंड मेरे उसके अंदर मतलब हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हैं और इस तरह से है। और मेरे मतलब हम लोगों के लिए भी वो हो गया था कि डेंटल डॉक्टर को भी हो सकता है मतलब कि आपको सामने आना पड़े, और हम लोग तैयार थे कि अगर मेरी डॉटर को या मुझे भी जाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इस चीज के लिए। तो खैर जो भी था, कैसे देखिए गुरुजी ने एक एक चीज वो करके कर दी। और सोचिए कि उसके बाद मेरा वो कैलेंडर का वो चीज हुई, उसका जब उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया, और जब ये अनाउंसमेंट किया कि सोचिए कि आप कितना मतलब ऑनर फील करते हो कि जो मैं हूँ डॉक्टर नीलम, शी इज द फर्स्ट डेंटल सर्जन फ्रॉम हर मेडिकल मौलाना मेडिकल कॉलेज टू विन दिस पेजेंट, और सो एंड सो, मतलब जितना भी उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ किया। तो सोचिए मतलब मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं था। मैं तो एक चीज मिसेस इंडिया वाली चीज थी दिमाग में कि शायद बस गुरुजी इतना ही हो गया बहुत है, बट एक के बाद गुरुजी कैसे मुझे वो चीज देते चले गए। और अब सोचिए कि मेरे को मॉडलिंग के ऑफर तक आ गए कहीं कितनी जगह से। और एक चीज आई तो मैंने मन में ऐसे कहा, मैंने कहा ये गुरुजी ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो सोचिए मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही हूँ, एंड बिलीव मी मुझे ऑनलाइन भी, सॉरी ऑनलाइन नहीं हो सकता गुरुजी। और सोचिए मुझे ऑनलाइन एक ऑफर आ गया, और आई एम मतलब कल से वो सेशन स्टार्ट है हमारा, एंड आई एम अ मॉडल फॉर दैट थिंग, कि मुझे वो मॉडलिंग का ऑफर भी मिल गया। बट मुझे इतनी सब चीजें आई तो डेफिनेटली मुझे वो सब चीजों में नहीं आना है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली गुरुजी ने जब एक मेरे को मेडिकल गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरे को एक डेंटिस्ट्री ब्लेस किया है, और कि मेरे को वही करना है आगे। खैर एनीवे मैं कुछ कहती नहीं हूँ, जहां मुझे गुरुजी जैसे ले जाए, मुझे जो गुरुजी जो फ्लो में कहीं ले जाएंगे, मैंने सिर्फ गुरुजी का सुनना है। तो सोचिए कि इसलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि लाइक अपनी कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपने मन में ठानिए कि आपको हर जो आपकी एडवर्सिटीज है, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपने अपॉर्चुनिटी में आपने कन्वर्ट करना है। और जब आप उस परमात्मा पे, उस अपने गुरुजी पे विश्वास करते हो ना, तो वो आपको आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको हर चीज प्रोटेक्शन देते हैं, और आपकी हर चीज को वो मतलब उस चीज में करते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो कर आगे बढ़। बट उन पे फेथ रखना है, बस मेरा वो फेथ ही था गुरुजी पे कि गुरुजी मैं देखो आपका नाम लेके करती हूँ। कहते हैं ना भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। मैं संगत जी 24 घंटे 24x7 मन में मेरे सारा दिन मंत्र जाप चलता रहता है या जय गुरु चलता रहता है। अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो बैक ऑफ द माइंड बस सिर्फ गुरुजी मतलब मतलब चलता रहता है। ठीक है, हाँ वैसे हम लोग कई बार नहीं भी कर पाते, तो उसके लिए गुरुजी मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं, किससे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन जब आपका खाली दिमाग है, तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो प्लीज उस शैतान को मत आने दीजिए। उसके अंदर खाली दिमाग में भगवान को बसाइए, आप उनका आप मंत्र जाप करिए और उनका गुरु जी का नाम लेते रहिए। आई थिंक उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। आई थिंक मेरे को टाइम हो गया, मैं तो खैर आई कैन गो फॉर एन आवर्स एंड आवर्स। मेरे को तो आप पूरा दिन पूरी रात बुलवा लो, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आई थिंक मैंने काफी बोल दिया है, मतलब अंकल मैं शुड आई कंटिन्यू, आई थिंक, लेकिन मेरे को लगता है काफी मैंने कर दिया है। जी हाँ जी, आप कंटिन्यू करना चाहें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही मैं बता रही थी आपको कि लाइक जैसे गुरुजी का चीजें तो रहती हैं। अभी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, और देखो कैसे गुरुजी कहते हैं ना हर पल आपको जवाब देते हैं। मेरे को ना जब मैं गुरुजी के पास हम लोग जाया करते थे, तो गुरुजी के पास मुझे था कि जैसे बड़ों के पाँव छूने हैं। आज भी मेरा यही है कि जब मैं सबसे पहले उठती हूँ तो गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, और सेकंड मेरा होता है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के पाँव छूती हूँ। तो ये मेरा ऐसे डे स्टार्ट होता है। तो उस टाइम बस ये था कि गुरुजी के पास जाना है तो गुरुजी के चरण जरूर छूने हैं। तो ठीक है छूने शुरू हुए, तो लेकिन जब गुरुजी ने ना जब गुरुजी के पास जाती थी, जैसे मुझे गुरुजी देखते थे ना अपने चरण ऊपर कर लेते थे, और गुरुजी मेरे में जैसे होता है ना अंदर अंदर चल रहा होता था जैसे, और स्माइल करते थे मुझे कि अभी आ गई है, मेरे चरण जरूर छुएगी। अपने गुरुजी चरण छुपाते थे, और मैं भी बड़ा पक्का होती थी कि गुरुजी के चरण जो है ना, सॉरी गुरुजी के चरण उनको ढूंढ के ना, अब पता तो है कि चरण कहाँ होंगे, लेकिन उनको ढूंढ के चरण गुरुजी के छूकर, और तब माथा मतलब तब वहां से हटती थी, मैं खड़ी रहती थी वहां पर भी मैं भी। तो गुरुजी को पता होता था, तो गुरुजी कई बार अपने चरण निकाल के फिर नीचे कर लेते थे कि नहीं ये नहीं मानेगी। और आई थिंक गुरुजी के लास्ट मोमेंट तक भी आई थिंक आई वाज द वन, किसी ने छुए हैं तो पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं करूंगी ना, मेरा रोना छूट जाएगा। पर गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे दिखा दिया था कि बड़े मंदिर पे खाली चाय प्रसाद मिल रहा है, और उनके मैं चरण छूती हूँ और बहुत रश है। और नेक्स्ट डे वही हुआ कि उसने सिर्फ चाय प्रसाद मिला, और गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी मुझे इस ना चीज को आपने इतना मौका दिया कि आई वॉज द लास्ट वन, क्योंकि मैं बड़े हॉल में थी और मैंने गुरुजी के चरण छुए, इसके आगे मैं शेयर नहीं करूंगी। खैर एनीवे, और सोचिए फिर ना मैं अभी ना कुछ दिन पहले ऐसी सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आपके एक ना सॉक्स बड़े प्यारे हैं, वो बड़ी याद है मुझे आपके सॉक्स, मुझे ब्लैक कलर में उसमें कुछ सेल्फ कुछ प्रिंट बना हुआ है ऐसे कुछ करके।
तो सोचिए जो बड़े मंदिर में स्वरूप लगा हुआ है और सबके साथ पास ही है स्वरूप, मेन स्वरूप जो है। तो मैंने हमेशा जब भी हम जाते थे, मैंने गुरुजी की तरफ ही मैं देखती थी। तो मेरा अभी 4-5 दिन पहले ध्यान गया और मैंने कहा गुरुजी आपके सॉक्स मुझे बड़े याद आ रहे हैं, बड़े याद आ रहे हैं। तो अचानक मेरी नजर गई, तो वो जो सॉक्स गुरुजी ने उसमें पहन रखे हैं, ये वही सॉक्स हैं जो मैं गुरुजी के, मुझे बहुत वो सॉक्स याद थे कि देख ये वही तो है। लाइक ऐसे तो गुरुजी, मैं इतना मैं खुश हो गई कि गुरुजी के मैंने इस रूप में आपको उस टाइम तक देखा हुआ है, क्योंकि मुझे गुरुजी का चोला याद नहीं, बट मुझे वो सॉक्स अच्छे से याद है। तो इस चोले में मैंने गुरुजी को मतलब उस टाइम, यानी कि मैं रूबरू उस चोले से हो चुकी थी, मतलब वहां पे थे हम लोग। तो अच्छा, उसके बाद ना मेरे को जब भी मेरे को कोई ड्रीम आता है गुरुजी का, तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता है ड्रीम के अंदर भी, आज भी इतने सालों में, ये गुरुजी के मैं चरण जरूर छूती हूँ ड्रीम के अंदर। तो अभी जो मुझे आया ये ड्रीम आया अक्टूबर के अंदर, तो गुरुजी कहीं किसी हॉल में बैठे हैं और किसी का घर है शायद, आई थिंक। तो वहाँ गुरुजी अकेले हैं, तो मैं वहां पे गुरुजी को जैसे देखती हूँ कि गुरुजी अकेले बैठे, तो मैं जब जाती हूँ, जाते के साथ मेरा वही फर्स्ट काम जैसे होता है कि लाइक मैं गुरुजी के चरण छूती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बड़ी सारी बातें करते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके। गुरुजी कहते हैं तू अपनी राइटिंग सुंदर कर। तो मैं कहती हूँ हाँ, कि गुरुजी, मैं मन में सोचती हूँ हाँ शायद मेरी राइटिंग बहुत खराब है, और बीइंग अ डॉक्टर तो मेरी और भी, जैसे हम लोग बहुत ऐसे लिखते हैं ना रफ, मतलब आपको पता ही है डॉक्टर्स की राइटिंग कैसे होती है। तो मेरी और भी राइटिंग खराब होगी, तो गुरुजी चाहते हैं कि मैं राइटिंग अच्छी करूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं क्या सलेट लेकर आऊँ, क्योंकि सलेट पे राइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है। अब सलेट तो वहां अवेलेबल नहीं है, तो मैं आई थिंक पेपर लेती हूँ या पेंसिल लेती हूँ, कि पेंसिल से राइटिंग सुधारूँ, पेन लेती हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन कुछ ऐसा है कि शायद मैंने पेपर या पेंसिल लिया है, इससे राइटिंग अच्छी हो जाएगी, कोई सलेट तो मिलना मुश्किल है इस टाइम। तो गुरुजी ने मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे तो राइटिंग सुंदर लिख, लिखाई सुंदर कर। तो ठीक है, उसके बाद मैं फिर देखती हूँ गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मैं कहती हूँ अरे अभी तो गुरुजी यहाँ बैठे थे, अब यहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो मैं फिर गुरुजी को ढूंढती हुई जाती हूँ, तो जो उनका एक और हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ पे जिस घर में है गुरुजी, तो वहां मैं देखती हूँ गुरुजी वहां खड़े हुए हैं, और मैं वहां जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ अरे गुरुजी तो यहाँ पर है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ आ जाओ। और मेरे को ना दो बुक्स देते हैं, एक बहुत पतली सी बुक है और एक थोड़ी सी मोटी बुक है। तो एक उसमें शायद कोई फोटोग्राफ कुछ बनी हुई है। तो मैं गुरुजी कहते हैं ये ना पाठ करो। और जैसे होता है ना पाठ, बुक्स पकड़ा देते हैं, हम लोग उसको देख के पाठ करते हैं, तो गुरुजी मुझे वो वही बुक्स पकड़ाते हैं कि इसको देखो लाइक, और उसको पाठ करो। तो वहाँ पाठ चल रहा है ऑलरेडी। तो जो मुझे ध्यान आ रहा है दैट इज अ जपजी पाठ एक्चुअली, जपजी पाठ चल रहा है वहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग वहाँ पाठ करते हैं और उसके मेरा ड्रीम खुल जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो दोनों बुक्स कौन थी और वो क्या पाठ था, तो बस दिमाग में बस जपजी पाठ घूम रहा है मेरे। तो ठीक है, फिर मैंने एक जूम पे मैं सत्संग शेयर कर रही थी कहीं, आई थिंक यूएस के अंदर, कहाँ से ग्रुप था मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो वहां पे मैं ये चीज मैंने शेयर की कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया और ऐसे ऐसे बात है। तो तभी वहां पे एक आंटी कहते हैं कि आंटी कि वो जो पतली सी बुक है, तो वो तो एक्चुअली दुख भंजनी पाठ है, और जो मोटी सी बुक है दैट इज अ सुखमणि पाठ, जो आपको दिखाई दिया है। तो जब वो मैंने बुक्स देखी, उन्हें फटाफट फोटोग्राफ खींच के भेजी, मैंने कहा हाँ है तो ऐसी पतली सी। तो उससे पहले क्या था कि दुख भंजनी पाठ का, मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, तो वो मुझे बार बार कहती थी कि नीलम दुख भंजनी पाठ डेली किया कर। उनकी कोई नोन है, और वो खुद बंगाली है, और उनकी जो नोन है वो मुस्लिम है। उनको चिकनगुनिया हो गया और उनका फीवर डाउन नहीं आ रहा था। तो किसी ने उनको कहा कि नहीं आप दुख भंजनी पाठ करो और उनका फीवर डाउन आ जाएगा, क्योंकि उसमें ताप के बारे में बहुत आता है। तो मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो अभी कुछ ना रिसेंट ऐसा हुआ कि लाइक मेरे को कुछ ऐसी मतलब हुआ कि कुछ ठीक नहीं हुआ, वो चीज मेरे साथ जो भी हुई है, मैं वो बोलना नहीं चाहूंगी। तो उसी रात को मेरे को ये ड्रीम आया था कि शायद मुझे गुरुजी बता के गए कि देख ये सॉल्यूशन है कि तू पाठ कर। तो मैंने वो, तब से मैं कोशिश मेरी रहती है कि फालतू बीच में थोड़ा मिस भी हो जाता है कि मैं डेली सुनूं। तो उसके बाद मैंने सब लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि लाइक कोई ये ना सोचे कि लाइक हम भाई इनको ड्रीम आया इनके लिए पाठ होगा। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, मतलब मैं तो खाली ड्रीम सुनाती हूँ, बाकी जिसने जो पढ़ना है आप पढ़ो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, कन्विंस करूंगी कि आप ऐसा करो। बट जहाँ जो मेरे अपने इमीडिएट लोग हैं उनको डेफिनेटली आई कैन सी। तो मेरी सिस्टर है, शी इज इन न्यूजीलैंड, एंड दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, और उसको फीवर आ जाता है उस टाइम इन अक्टूबर। उसका कॉल आता है मेरे पास कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे फीवर आ गया है और इस टाइम के अंदर तो, और ऐसी कंडीशन में हूँ, तो मेरी तो मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा कि मुझे दवाइयों को तो मैं अब कैसे बताऊं, क्योंकि कुछ भी लेना ठीक नहीं है इस वक्त। तो एक काम करो, खाली क्वेश्चन के अलावा कुछ मत बोलो। स्टिल आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लो, बट ना कुछ लो या मत लो, बट एक काम करना, आपने दुख भंजनी पाठ जरूर करो। मैंने अपनी सिस्टर को बोला। तो उसने कहा दीदी मेरे को तो थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा मैं लिंक भेज रही हूँ। गुरुजी का मैंने सुना था, जैसे अनीता आंटी ने भी बोला था कि गुरुजी ने उनको बोला था, और शिव पुराण के बारे में जैसे मैंने सुन रखा है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, शब्द समझ नहीं आती तो उसको सुन लो। मैं तुम्हें समझने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सुन लो तुम। तो मैंने उसको वही बोला, मैं कहा नहीं समझ में आए, ऑल दो सिख फैमिली से है,
लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता। मैं कहती कुछ चलने देना, कानों में पड़ना चाहिए। और वही उसका कॉल आता है कि दीदी मैंने वो सुना है और मेरा फीवर डाउन हो गया। और ऐसी मेरी आंटी हैं, उनका फीवर उनका आता है कि मेरे को उनको कोरोना हो गया एक्चुअली। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वो मेरी जस्ट लाइक शी इज अ मदर। तो मेरे को था कि भाई मेरी जैसे मदर नहीं है तो मतलब नहीं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मेरे मतलब गुरुजी ने तो खैर मेरे को बहुत पाल आंटी है, वो भी शी जस्ट लाइक माई मदर। तो एक होता है ना कि बस मतलब दिल था कि नहीं गुरुजी को ठीक रखना, मेरी अपनी मदर नहीं है लेकिन ये भी मेरी दोनों मदर से कम नहीं है, पाल आंटी और मेरी ब्रिज आंटी है। तो जब मेरी ब्रिज आंटी को कोरोना हो गया तो मैं बहुत डर गई कि नहीं मतलब गुरुजी प्लीज उनको ठीक रखना, ठीक रखना। तो उनका मेरे पास आया कि नीलम मेरे को आज 15 दिन होने वाले हैं, लाइक मेरा फीवर नहीं उतर रहा है और मैं क्या करूँ। बहुत डर गए थे उनके घर में सारे। तो मैंने कहा आप आंटी एक काम करो, मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया गुरुजी का, प्लीज आप ये दुखभंजनी मतलब पाठ करो। तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगी नीलम, मैं प्लीज। वो ना फेथ हो चुकी थी सबके, नीलम देख मैं सब नहीं मानती हूँ और गुरुजी भी कुछ नहीं सुन रहे हैं और सब कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो अगर उन्होंने मुझे दिखाया है, क्या पता वो आपके लिए दिखाया हो। मेरी इतनी बात नहीं मान सकते, अपनी बेटी की इतनी बात नहीं मानोगे तो प्लीज आप ना दुखभंजनी पाठ चलते रहने दो। आप उस पर ध्यान मत लगाओ, आप ना कमरे में चला दो बस। तो बस वही था कि उन्होंने सुना और आई थिंक जिस दिन शायद उन्होंने ठीक से सुना और उनका मैसेज आया कि नीलम मेरा फीवर उतर गया। और उनका फिर उन्होंने टेस्ट कराया, वो भी कोरोना नेगेटिव हो गया। तो सोचिए ऐसे मैंने फिर धीरे धीरे मैंने जितने मेरे नोन थे मैंने सबको बताया। तो कैसे भी अगर गुरुजी बात बोल रहे हैं पाठ करो, तो ऐसे ही मेरे को ना अब ये था कि गुरुजी लिखवाना क्या चाहते हैं, मैं लिखूं क्या। तो मुझे लगा कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो मैं ना ऐसी अपना जो ड्रीम था, मैं कुकी मारवा आंटी, तो मैं उनसे बता रही थी, मैंने कहा आंटी ऐसे मुझे ड्रीम आया। तो इससे पहले मैं पूरी बात उनको बताऊं तो वो कहती है कि अरे पता है किसी को ऐसे ऐसे ड्रीम आया, ऐसे ऐसी बात है। तो जब बड़े मंदिर में मंत्र जाप चलता है ना, तो व्हाट आई डू कि आई जस्ट राइट द ओम नमः शिवाय। तो सोचिए एंड आई गॉट माई आंसर। मैंने कहा आंटी बस मैं आपको यही बताने वाली थी कि मुझे क्या लिखना है। तो कहती है इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आप वो जो मंत्र जाप है वो लिखो। तो तब से मैंने डायरी बना ली है। तो मैं जब मंत्र जाप चल रहा होता है, अभी तो मैं कुछ दिन से जब से मदर इन लॉ बीमार है तो नहीं कर पा रही हूँ, बट डेली मेरा रूटीन है कि मैं फिर वो ओम नमः शिवाय में डेफिनेटली वो पूरा मतलब फिर वो लिखना शुरू किया। तो गुरुजी देखो पता नहीं आप भगवान का जब आप नाम लेते हो लिखते हो तो अपने हाथों से वो मेरी राइटिंग सुंदर बना रहे हैं। लिखने से भी आप कहते हैं बहुत फर्क पड़ता है और बहुत चीजें होती हैं। और गुरुजी ने जैसे कहा कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। और वो जब हम लोग 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, जब हम लोग बड़े मंदिर में बैठे थे और बहुत रो रहे थे वहां पे, तो मुझे याद है किसी संगत ने, आई डोंट रिमेम्बर उनका नाम क्या अंकल का, तो ऐसे वो बात कर रहे थे कि देखिए अगर आपको गुरुजी के बारे में जानना है ना तो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी आप उसको पढ़ा करो। तो मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसे। कहते हैं आंटी मतलब कई लोगों ने यहाँ मंगवाई है, मैं आपको मंगवा दूं क्या। मैंने कहा ठीक है अगर गुरुजी ने बोला है तो आप मेरी मंगवा दो। तो तब से लेके वो अब तक घर में पड़ी हुई थी, हस्बैंड ने पढ़ ली लेकिन मैंने नहीं पढ़ी वो। फिर मैंने बहुत लोगों से सुना कि भाई गुरुजी बोला करते थे। और 2 बुक्स के बारे में मुझे और पता चला है कि कोई स्पिरिचुअल, आई थिंक मैं नाम भूल गई उसका, उसके ऊपर बुक है और एक फकीर बुक है। तो और शिव पुराण गुरुजी कहा करते थे। तो सोचिए मैंने इसको खाली सुनना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी, और प्लस कि गुरुजी कहते थे कि उसके अंदर मतलब उनकी स्टोरी है या गुरु शिष्य का कैसे वो बताया गया है, प्लस शिव पुराण है। तो मैंने जब से सुना और पता चला कि कई लोगों से मुझे पता चला कि लाइक गुरुजी ने बहुत लोगों को ब्लेस किया है शिव पुराण। तो मैंने वो गुरुजी के आगे मैंने एक बार शुरू किया था लेकिन मेरा गुरुजी मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकती इसको। तो जब मैंने पता चला मैंने कहा नहीं हमारी गुरुजी की आज्ञा है कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर मैं डेली अभी 4 दिन से मेरा छूटा हुआ है, तो मैंने लेकिन डेली पढ़ना शिव पुराण में डेली एक अध्याय शुरू किया। बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती लेकिन जितना समझ में आता है, एंड बिलीव मी संगत जी कहते हैं कि भगवान शिव ने वो चीज लिखी है, उसमें लिखा हुआ है जो हमारे गुरुजी की इतनी सारी टीचिंग्स हैं, इतनी कुछ चीजें हमारे गुरुजी की हैं, वो सब कुछ शिव पुराण में इतना कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ के हम हैरान हो जाते हैं। जब कई बार उषा आंटी भी पढ़ रहे हैं, अर्चना आंटी भी पढ़ रहे हैं और कई पुरानी संगत पढ़ रहे हैं, गोपाल अंकल पढ़ रहे हैं और आरती आंटी पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग हैरान हो जाते हैं कि वाओ कि ये सब तो गुरुजी बोला करते थे। कि सोचिए शिव पुराण कब लिखी गई है और वो बातें गुरुजी के मुंह से मतलब अब हम लोग मतलब हमने खुद सुनी है। और वो क्योंकि वो खुद भगवान शिव है और वो तो कब कब उन्होंने ग्रंथ लिख दिया था। तो हमने जो गुरुजी की लेगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो आप सब भी पढ़िए, बहुत प्यारी प्यारी उसमें बातें हैं। और सोचिए बेसिक चीजें आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, सब कुछ उसमें इतना प्यारे तरीके से इसका दिया हुआ है। और उसमें एक बड़ा अच्छा आता है कि लाइक आपको ये बहुत प्यारा उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब एक कोई धनवान है सपोज जिसके पास बहुत पैसा है और कोई गरीब उससे पैसा मांगने आता है, तो वो क्योंकि धनवान के पास क्यों मांगने आ रहा है, हाथ क्यों फैला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि धनवान के पास पैसा है। तो धनवान क्या करता है,
उसके पास पैसा है तो वो देता है ना, डोनेट करता है ना। तो ऐसे ही जिसके पास होता है वही देता है। तो इसलिए आप जब किसी को अच्छाई आपके अंदर होगी, आप तभी दे पाओगे। इट इज रिटन इन द शिव पुराण। तो इसलिए आप अपने अंदर अच्छाई लेकर आओ, ताकि आप किसी को दे सको। और आप धनवान हो तो पैसा जो आपको जरूर सबका हेल्प करनी चाहिए। इसलिए आप अंदर अच्छाई लाओ, अच्छाई लाओगे तो किसी को अच्छाई दोगे, और तभी नेगेटिविटी दूर होती है। और सोचिए यही हमारे गुरु जी की टीचिंग्स थी, कि हमें किसी की, गुरु जी का एबीसी है ना, कि लाइक हमें किसी की कोई बुराई नहीं करनी, कोई निंदा नहीं करनी, हमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी का। क्यों हम करें? जब हमारे गुरु ने नहीं किया, हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले? हमारे गुरु जी इतना नेवा होकर चले, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। हम क्यों होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले? और जो गुरुजी उस टाइम भी जैसे सेवादार होते थे या कुछ है, आप जैसे मैंने पहले बोला, प्लीज आप सब उनका कहना मानिए। आप उन सबके बारे में सोचिए कि जो वो कह रहे हैं वो गुरुजी की आज्ञा से कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को बाहर से आज्ञा होती थी, सेवादार कहते थे आंटी आज बाहर से गुरुजी ने बोल दिया। हम उनसे थोड़ी उस टाइम बैठते थे, नहीं गुरुजी बैठे, हम तो अंदर जाएंगे, आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है, आज्ञा दे दी। तो आज भी वही है। आप मान के चलिए, जो सेवादार बोल रहे हैं, जो भी कुछ आपको कह रहे हैं, तो वो गुरुजी की आज्ञा है। जब एक बार आप मन में ठान लेंगे ना कि ये आपके गुरु की आज्ञा है, आप उसमें रजा, मतलब राजी होना सीख जाएंगे उनकी रजा में। तो देखना आपकी लाइफ कितनी, इतनी कितनी सिंपल आपकी लाइफ हो जाएगी। आपको इतना अपने आप में कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत कुछ कहीं पर भी दिखावा दिखाने की या कहीं भी, क्योंकि मुझे जनवरी में एक ड्रीम आ गया था कि गुरुजी मेरे से कुछ बात कर रहे हैं, और पहले वही होता है कि मुझे चरण छूते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ बोलते हैं। वो मुझे पंजाबी समझ नहीं आती है, तो वहाँ एक अंकल बैठे कि अंकल गुरुजी ने क्या बोला मुझे आज समझ नहीं आया। पर जो गुरुजी का मुझे समझ में आता है वो इतना ही समझ में आता है। और अंकल ही मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि आजकल दिखावा बहुत हो गया है, तो प्लीज दिखावे में मत जाइए। हाँ, आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। क्योंकि देखिए, जब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, घर में शादी होती है, जो हमारे अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से बहुत सुंदर सजाते हैं, तो अपने गुरु का दरबार क्यों ना सजाएं। कैपेबिलिटी आप जरूर सजाइए, बट किसी की हेल्प करना भी मत भूलिए। ये नहीं कि आप पूरा 100% वहां लगा रहे हैं, उसमें 10% निकाल के आप किसी की मदद भी करिए, उसमें से निकाल के थोड़ा सा कम खर्च कर देंगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए गुरुजी के टाइम में हर चीज बहुत सिंपल होती थी। लंगर को भी सिंपल रखिए, सब कुछ अब बहुत सिंपल रखिए। गुरुजी उसी में बहुत खुश हैं। गुरुजी जैसे उस टाइम बोला था, जब गुरुजी ने दिवाली वाली रात थी और हमें बोला था कि मन चंगा ते सब चंगा, किसी का घर छोटा हो बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। और जितने लोग, जितने उनका किसी का घर बड़ा होता है ना, वो लोग दिल के शायद उतने ही छोटे होते हैं। दिल अपना अच्छा रखो, हमें अपना मन चंगा रखो, अपना आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह हमारे गुरुजी की टीचिंग्स हैं, और यही कुछ है। गुरुजी बार बोल रहे थे शिव पुराण पढ़ो, और इसीलिए कुछ ऐसे खास लोगों को गुरुजी बोल के गए, ब्लेस करके गए, ताकि ये लोग, हम लोग आगे बता सकें इस चीज को, कैरी फॉरवर्ड कर सकें इस चीज को। तो उसमें आप सब पढ़िए इन सब चीजों को, और गुरुजी की बातों को आप उसमें, आपको खुद को पता चलना चाहिए, लगेगा कि कितनी प्यारी प्यारी उसके अंदर बातें लिखी हुई हैं। जैसे गुरुजी कहते थे कि एक टाइम जोत जलानी चाहिए। अब देखिए शिव पुराण में ये चीज लिखी हुई है कि जब किसी ने जोत जलाई, एक बत्ती की, उसमें लिखा है बत्ती की, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं है। तो भगवान शिव ने उसको इतने खुश हो गए इस बात से कि बहुत आशीर्वाद दिया। और आप जानते हैं संगत जी कि वो जो जिसको आशीर्वाद दिया उस वक्त, वो बत्ती जलाने से, वो जो पीरियड था बत्ती जलाने का, जैसे गुरुजी कहते हैं सुबह शाम जो चलने चाहिए वो पीरियड होता है, जैसे सुबह शाम का वो जो पीरियड था उस वक्त, भगवान शिव ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और उनका नाम है कुबेर जी। और कुबेर जी को सब जानते हैं कि वो धन के देवता हैं। तो सोचिए उनको धन का देवता बना दिया उस पर एक बार की बत्ती करने से। तो सोचिए कि कैसे भगवान शिव कितने भोलेनाथ है हमारे, की पता नहीं आपको, जब आप उनकी बातों को वो करोगे तो कहाँ से कहाँ वो कर देंगे। तो हमारे गुरु जी तो महाशिव है, वो तो पता नहीं आपको क्या दे देंगे। आप उनकी टीचिंग पे चलिए तो सही। आपको सोचिए ना, जब आप अपने बच्चे को, आपका कोई बच्चा आपकी सारी बात मानता है, आप कितने खुश होते हो। और जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आपको गुस्सा आता है ना, आप डांटते हो उसको। तो ऐसे ही आप क्यों डांट खाने वाले काम करते हो? मतलब तो अगर आप अपने पेरेंट्स की बस बात मानते हो, वो चुपचाप, मतलब हम लोग एज ए पेरेंट अपने बच्चों को हम ऐसे सोचे चले, तो वो भी तो हमारे माँ बाप है ना, हमारे गुरु जी। तो अगर उनकी आप रजा में रहोगे, कि उनको पता है कि, अब सोचिए कि सपोज आप बहुत पैसा खर्च किए जा रहे हो, खर्च कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता है कि अभी पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है, आज अगर आप खर्च कर दोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स वही चीज एफडी में डाल देते हैं, तो आप रोगे कि नहीं हम तो 10,000 का अभी खर्च करना है, मुझे मोबाइल ले दो या कुछ ले दो, वट एवर, मतलब नॉट मोबाइल, कुछ भी। लेकिन अगर वो पेरेंट्स आपको उसमें से 9,000 आपको एफडी करा देते हो, 1,000 की कुछ चीज लाते हैं, आप बेशक रोगे कि मुझे तो ये चाहिए, 1,000 रुपए की चाहिए नहीं। तो ऐसी गुरु से बस मांगी नहीं, उनको पता है कि आपके लिए क्या चीज बेनिफिशियल है और क्या अच्छा है, वो पता नहीं कितने। और हम तो एक पेरेंट हो गए जब इतना थोड़ा बहुत सोचने कुछ पैसों के लिए, तो गुरु जी तो सोचिए इन मैनी फोल्ड्स,
बेनिफिट्स मतलब आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें नहीं देंगे वो, तो उनपे सिर्फ अपने विश्वास रखना है और सब कुछ उनपे छोड़ देना है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, तो हम क्यों उनसे इफ एंड बट्स कर रहे हैं। तो गुरुजी की जो बातें हैं कि आप जुतियां बाहर छोड़कर रहो, मेरे सामने कुछ वो मत करो, तो वो सब आपने ध्यान रखना। और गुरुजी जैसे एक बात कहते थे, मैंने अभी कमांडर शर्मा अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, तो सोची संगत जी मैं एक थोड़ा सा बस एक मैसेज देके मैं वाइंड अप करती हूँ, जो कि मैं बार बार सबको मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज इस टाइम देखिए पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, 2020 खत्म हो गया है, पेंडेमिक आगे चलेगा, जैसे गुरुजी ने कहा था माड़ा वक्त आएगा, बोला भी था कि शायद संगत के थ्रू कि थोड़ा टाइम ही चलेगा, कुछ टाइम चलेगा ये, तो आप मत कुछ मत सोचिए कि ये खत्म हो गया है। और देखिए हमने वो ये प्रिकॉशंस ली थी बीच में, इसका ग्राफ कम हो गया था, फिर से दोबारा नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और चीजें खराब हो सकती हैं फिर से। इसका बेस्ट तरीका है कि प्लीज बियर द मास्क एंड बियर इट प्रॉपरली, सैनिटाइज योर हैंड्स। वो अगर बेस्ट तो यही है कि आप अगर अपने हैंड वॉश करें बार बार, और अपना आप ध्यान रखिए, आप अपना मास्क पहनिए, आप दूसरे को मत बोलिए, आप अपना अपना ध्यान, हर इंसान ही सोचेगा कि मुझे मास्क पहनना है, मुझे अपना सफाई का ध्यान रखना है, तो आई थिंक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें जो आपका है कि मतलब मेरा एक बिंगा डॉक्टर भी कहना है, और ये चीज देखिए कि बजाय आप अपने अब हॉस्पिटल में धक्के खाएं या कुछ खाएं, अब मतलब तो आप अपना ठीक रखिए ना। कितने सत्संग हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, आप कहीं भी जाते हो प्लीज मास्क पहनिए, खाली आप लंगर कर रहे हो या अपना कुछ कर रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर बैठ के करिए, 1 आर्म डिस्टेंस आप जरूर रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। और गुरु जी तो देखिए आपका अंग संग है, आपका पूरा ख्याल भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपने अपना ख्याल भी रखना है, अपनी चीजों का भी ध्यान रखना है, क्यों हम बीमारी को इन्विटेशन दें। तो ये आप जरूर मतलब इस चीज का ध्यान रखिए। और कि आई थिंक मैं इसी से वाइंड अप करना चाहूंगी, मुझे भी कुछ बोलना था, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। और बस ये है कि अपना पूरा जो है ना, आप अपने अपने क्लीनलीनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आपके घर में कोई पेशेंट हो जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि गुरुजी का देखिए जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है। इसका मैं छोटा सा एक आपको सत्संग सुना दी कि अभी 14 फरवरी को मुझे अचानक अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस दिन संक्रांत था। और जहाँ की मुझे हमारे घर में बहुत कुछ मैं कुछ बनाती करती हूँ हर साल, तिल का और लड्डू का मेरी मम्मी ने एक ट्रेडिशन है हमारे घर में। और मुझे 10:30 बजे अचानक आ रही हूँ, और मैंने इनको फोन करके कहा कि लाइक मेरे को तबीयत खराब है, कमरे में आओ। और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैंने कहा, ये डिसाइड हुआ कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी मेरे को। और संगत जी बिलीव में अचानक से मुझे ध्यान आता है गुरुजी का जल प्रसाद, और मेरे हस्बैंड को भी ध्यान आता है, तो उन्हें जल प्रसाद गुरुजी के आगे रखा और मुझे वो जल प्रसाद दिया। और एकदम से उनको याद आया कि नीलम तेरे को याद है कि गुरुजी ने तेरे को एक बात बोली थी कि जब भी तू किसी प्रॉब्लम में होगी तो 3 बार बोलना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो तू 3 बार ले, 3 बार सॉरी बोल, और इस जल प्रसाद को ले ले। और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, जो मेरे चेस्ट में पेन हुआ उस टाइम मुझे लगा शायद मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, कि डॉक्टर्स को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि फटाफट मतलब मैं अपनी वाइफ को लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा ठीक है, मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी का 3 बार बोला मैंने। और उसके बाद हस्बैंड कहते हैं फटाफट आओ। मैं कहा बस जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आ रही हूँ। बस संगत जी वो जो एक आई थिंक विद इन अ मिनट, शायद वो मिनट मतलब आई थिंक इन फ्यू सेकंड, जैसे वो जल प्रसाद मेरे अंदर गया है और 3 बार मैंने बोला है, और बिलीव मी मैं आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। तो इसके साथ ही उसी तरह से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना अंकल आपका, और सबका शुक्राना सबका सुनने के लिए। और मेरे पास मैं बहुत ही बोलती जाऊंगी, बट आई थिंक इस मैं वाइंड अप करती हूँ। गुरु जी ने मौका दिया तो फिर कभी। बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।